हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो में 10th क्लास की मैथ्स का 9th चैप्टर कर रहे हैं जिसका नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है ना। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा 8th चैप्टर से इसका थोड़ा काम है। तो 8th चैप्टर में हमने थोड़ी सी डिग्रीज देखी थी, जैसे sin 30 sin 60। तो वो वाली टेबल आपको थोड़ी सी याद होनी चाहिए, उसमें भी सिर्फ 3 याद हो जाए तो काम चल सकता है। तो एक बार जस्ट मैं उसे रिवाइज कर लेता हूँ। तो सिर्फ 3 ही कर देंगे क्योंकि बाकी हमें बस अगर हमें 3 पता है ना तो बाकी की कोई दिक्कत नहीं है, वो हम आराम से कर सकते हैं। ठीक है ना। क्योंकि जैसे साइन थीटा होता है तो वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो अगर आपको वो पता है तो कोसेक क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर। तो अगर आपको हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर का रिलेशन ही निकालना है तो आप साइन थीटा करके ही निकाल लो, क्यों कोसेक से निकाल रहे हो। तो उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है, वो भी आप थोड़ा नहीं भी समझोगे तो क्वेश्चन जब करेंगे तब थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझ जाओगे। तो हमने जो पढ़ा था साइन, तो 0 होता था हमारे पास, 30 डिग्री होता था, फिर 45 डिग्री होता था, फिर 60 डिग्री होता था, फिर 90 डिग्री होता था। ठीक है ना। तो सबसे पहले साइन 0 होता था 1 और साइन 30 होता था 1/2, साइन 45 होता था 1/√2, नेक्स्ट साइन 60 होता था √3/2, साइन 90 होता था 1। उसके बाद अगर हम बात करें कॉस थीटा की तो कॉस 0 होता था, सेम इसी का ऑर्डर जो है चेंज हो जाता था। तो जैसे यहाँ पे 90 जो होता था वो मैंने थोड़ा सा गलत लिख दिया, साइन 0 0 होता था। ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 से साइन 90 1 था तो यहाँ कॉस 0 1 होता था, और जो ऑर्डर ये जा रहा है वही एक तरीके से असेंडिंग है तो डिसेंडिंग चलता था। तो ये वाला होता था √3/2, ये होता था 1/√2, और ये होता था 1/2, और ये 0 हो जाता था। टेन थीटा, क्योंकि आप 8 चैप्टर में पढ़ ही चुके हो, टेन थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। यानी कि अगर मैं साइन और अपॉन में कॉस रखूँ तो मेरा टेन का फंक्शन निकल सकता है ना। तो 0/1 0 ही रहेगा, 1/2 और √3/2 को जब मैं रखूँगा एक दूसरे के नीचे तो 2 से 2 कट जाएगा और क्या बचेगा 1/√3। ठीक है ना। ऐसे 1/√2 को 1/√2 से जब मैं काटूंगा पूरा कट जाएगा, आंसर क्या बचेगा 1। ऐसे ही इसको मैं इससे काटूंगा 2 से 2 कट जाएगा तो सिर्फ √3 बचेगा। और 1/0 नॉट डिफाइंड होता है तो इसे हम नॉट डिफाइंड लिख देंगे। तो बस ये 3 से ही काम है, बाकी से कोई लेना देना नहीं है। और अगर आपको ये आती है तो बस इस चैप्टर में और कुछ भी ऐसा है नहीं जो कुछ नया हो, बहुत इजी चैप्टर है, बड़े आराम से हो जाएगा, सब आराम से सही से चलता रहेगा। ठीक है ना। तो अभी ये चीज़ें आपको इसके बाद और भी होते थे, है ना, सेक कोसेक कॉट ये सब भी होते थे, है ना, पर हमें उससे कोई काम नहीं है अभी। 8 चैप्टर में तो ज़रूर है, आपको उन सब चीज़ों का पता ही होना चाहिए, पर ये 3 से भी वो 3 का काम हो जाता था। पर फिलहाल इस चैप्टर में तो अगर आपको ये 3 पता है तो बस और कुछ नहीं चाहिए, हम इसी में ज़्यादातर काम करते हैं। ठीक है ना। तो मैं एक्सरसाइज 9.1 का फर्स्ट क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ और बहुत इजी है, बस आपको कुछ भी नहीं करना, सिंपल सा समझना है। तो बोलता है एक सर्कस आर्टिस्ट जो है वो इज़ क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप। तो एक सर्कस का जो आर्टिस्ट है वो 20 मीटर लंबी रोप पर क्लाइंब करेगा। ठीक है, क्लाइंब कर रहा है, विच इज़ टाइटली स्ट्रेच्ड, जो टाइटली स्ट्रेच्ड है, एंड टाइड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ वर्टिकल पोल टू द ग्राउंड। तो जो रोप की बात कर रहा है ना वो एक पोल से टाइटली और अच्छे से स्ट्रेच्ड है और टाइड है, कहाँ तक, ग्राउंड तक। अब यहाँ से यहाँ लिया हो या यहाँ लिया हो, कहीं भी है, ग्राउंड तो ग्राउंड लेवल तो यही है ना। तो मान लो ये रहा ग्राउंड लेवल। ठीक है ना। यहाँ से ऐसे स्ट्रेच है और इस पर वो क्लाइंब करेगा, इस पे नहीं क्लाइंब करेगा। ये पोल है, समझ, लैंग्वेज समझनी है इसमें, बस और कुछ नहीं है, बाकी सब तो बकवास चीज़ें हैं। कैलकुलेशन बहुत आसान है, तरीका बनाना है, लेकिन फर्स्ट आपको लैंग्वेज समझनी है। तो क्या हो रहा है, 20 मीटर लंबी रोप पर वो क्लाइंब कर रहा है। ठीक है ना। जो वर्टिकल पोल ये रहा, इस पे टाइटली स्ट्रेच्ड है और टाइड है। ठीक है ना। टू द पोल टू द ग्राउंड। उसके बाद बोलता है फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। ये पोल है, इसकी आपसे हाइट निकालने के लिए बोलता है इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप, एंगल जो बना है रोप के द्वारा, या तो ये एंगल बन सकता है रोप के द्वारा या फिर ये एंगल। अब कौन से एंगल की बात कर रहा है पढ़ते हैं। इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। तो ग्राउंड लेवल से, जो ये एंगल थोड़ा ना ग्राउंड लेवल से बना है, ये तो पोल से है, तो ग्राउंड लेवल के साथ जो रोप का एंगल है वो ये है, दैट इज 30 डिग्री। सो आपसे बोलता है हाइट निकालो। अभी तक मैंने कुछ नहीं बताया हम करेंगे कैसे, अब मैं आपको समझाता हूँ थोड़ी बहुत चीज़ें। देखो बस दो चार चीज़ों का आपको जानना है। आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा। पहले तो मैं थोड़ा सा 8th क्लास पे वापस जाता हूँ। देखो
जो हमारा एंगल होता है, मतलब ये तो हमें पता है 90 डिग्री होगा, उसके सामने जो ये हमारा एंगल यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, इसके सामने जो हमारा हम एंगल कंसीडर करते हैं और उसके बेस पे हम वैल्यू निकालते हैं, तो मान लो ये मैंने एंगल कंसीडर करा तो उसके सामने वाले को हम परपेंडिकुलर मानते थे, ये बात आपको पता ही है। अभी आप इस वाले को एंगल मानोगे तो सामने वाला परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये बेस माना जाएगा, क्योंकि ये भी हो सकता है परपेंडिकुलर, ये भी हो सकता है, दोनों हो सकते हैं ना। तो एंगल जो होगा उसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ये तो हाइपोटेन्यूज होने ही वाला है, हमें पता ही है। और हम क्या करेंगे, हमें कुछ नहीं करना, एंगल है, निकाल दे क्या रखा है, ये दे रखा है 20 मीटर लंबी रोप, दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ हाइपोटेन्यूज, है ना। और हमें क्या निकालना है, पोल की हाइट। पोल की हाइट को मैं क्या कह दूं, परपेंडिकुलर, दिस इज़ परपेंडिकुलर, दिस इज़ हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज क्या बनाते हैं, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज साइन थीटा भी बनाते हैं और आपस में कॉसेक थीटा भी, दो रिलेशन बनाते हैं ना। मैंने आपको क्या बोला, कॉसेक बना लो या साइन बना लो, क्या बनाएं, साइन बना लेते हैं ना, बेस्ट नहीं है ज़्यादा, है कि नहीं। तो ये बेस्ट है, इसे एक्सेप्ट करेंगे, है ना। तो मैं साइन थीटा को मानूंगा। अब देखो, क्योंकि हमने याद ही यही करा है, तो साइन थीटा ठीक है। अब साइन थीटा किस एंगल के इक्वल आ जाएगा, 30 डिग्री का एंगल। और आपको कुछ नहीं करना, आपको लिखना है साइन थीटा क्या होता है, P/H होता है। P और H की वैल्यू डालनी है, साइन थीटा के एंगल की वैल्यू डालनी है और मस्त सॉल्व करना है, कुछ नहीं करना, बिल्कुल ईजी सा है। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं बताया था क्या करना है, आप देखो क्या करना है, बहुत ईजी है। देखो आप समझ गए, आपको निकालना क्या है, ये एंगल है, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर माना ही जाता है, ये हाइपोटेन्यूज होता ही है, इसे हम क्या कह देंगे, बेस ही है, इससे हमें कोई लेना देना भी नहीं है। दो चीज़ों के बीच में रिलेशन होना चाहिए। तो हमने इसमें क्या देखा, ये गिवन है, ये निकालना है, जो गिवन था और जो निकालना था उनके बीच में रिलेशन बनाया, पता चला दिस वाज परपेंडिकुलर, दिस वाज हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर अपना हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू साइन थीटा, और बस करना है इसको। तो देखो सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, आपको बस ये बोलना, इसे ट्रायंगल मान लेते हैं ना, ABC फिगर तो आपने बनाई थी, और अब आपने कुछ नहीं बोलना, आपने बोलना है इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में। अब देखो क्या करना है, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ये और ये है, तो दोनों P/H, मैंने बोला साइन थीटा, तो आप बोलना इन ट्रायंगल ABC वी नो दैट साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है, AB, लिख दो ना यहाँ AB। हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या है, AC, लिख दो ना यहाँ AC। साइन थीटा इज इक्वल टू AB/EC, वी नो दैट इन ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC साइन थीटा इज, एंगल कितना है थीटा का, 30 डिग्री, दैट इज इक्वल टू AB निकालना है, AB ही रखो। AC तो गिवन है कितना, 20। साइन थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है 1/2, लिख दो ना, है ना, पता ही है हमें, हाँ यहाँ पर बता देना बगल में, साइन थीटा होता है 1/2, दैट इज इक्वल टू AB अपॉन में 20। इस 20 को इधर ले जाओ, ठीक है ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू 20/2, ये तो हमें पता ही है, इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और अब देखेंगे हम, ये दोनों कट जाएंगे, तो AB की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है, 10 और 10 मीटर, और AB एक्चुअल में क्या है, हाइट ही है। तो अब हम कह सकते हैं कि जो हाइट रही है पोल की वो क्या हो गई है, 10 मीटर। तो हम इसको बोल देंगे देयरफॉर द हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर, वर्टिकल पोल। तो इस तरीके से हमें थोड़ा प्रेजेंट करके भी अच्छे से मस्त, बिल्कुल बकवास क्वेश्चन, इजी, कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी ऐसा मुश्किल नहीं है समझने लायक। थोड़े बहुत इन चीज़ों को समझ लो, थोड़ा बहुत ये तरीका जान लो, एंगल होता है उसके सामने वाला परपेंडिकुलर माना जाता है, और एक चीज़ समझ लो, दोनों चीज़ों के बीच में रिलेशन, और क्वेश्चन आराम से करो। आगे आने वाले क्वेश्चन और अच्छे होंगे, उन्हें और अच्छे तरीके से, मस्त तरीके से समझ के करेंगे, ठीक है। चलो जी, अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन की लैंग्वेज आप अपनी बुक में देखो, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद इट। तो एक पेड़ है, हमें तो सिर्फ इतना पता है एक पेड़ है अभी तक तो कुछ समझ में आया नहीं, एक पेड़ है, और एक पेड़ जो है वो ब्रेक हो गया ड्यू टू द स्टॉर्म एंड ब्रोकन पार्ट्स बेंड on the bend so that top of the tree touch the ground making an angle 30 degree with it। अब ये समझना है, तो ये पेड़ था, इसके बाद क्या बोला था कि ये टूट गया स्टॉर्म की वजह से, और जो ब्रोकन पार्ट था, मतलब मान लो इतना टूट गया, ऐसा मान लेते ना, इतना टूट गया, तो ये जो ब्रोकन पार्ट है ना, इसने क्या करा, ब्रोकन पार्ट ने, वही थोड़ा सा कम बना ली, इसे थोड़ा ज़्यादा कर लेते हैं, है ना तो इसे इतना मान लेते हैं। तो ये जो ब्रोकन पार्ट है ये रहा, ठीक है ना, इतना नहीं है ये, इसे थोड़ा सा पेड़ बना देते हैं, ये लो जी,
ये रहा पेड़, ठीक है ना। तो अभी क्या है, ये ब्रोकन पार्ट इतना ब्रोक हो गया, और जो ब्रोकन पार्ट है वो हुआ क्या, वो बेंड होके इस तरीके से उसने टच करा, मतलब जब उसने ना, अब देखो बेंड होगा तो इधर तो गिरेगा नहीं, इधर तो गिरेगा नहीं, ये हमारी ज़मीन है यहीं पर गिर जाएगा, और जो गिरा है ना, तो मान लो ये ऐसे 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 गिरा इस तरीके से। तो जब वो गिरा तो ग्राउंड से उसने गिरे हुए पार्ट पे एक एंगल बनाया, वो एंगल जो था वो 30 डिग्री था। देखो जो इसने बोला है, मैं फिर बोलता हूँ एक बार, द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। अब आपसे क्या बोलता है, बोलता है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री एंड एक मिनट फिर बोलता हूँ मैं, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री टू द पॉइंट वेयर द टॉप टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर। तो फुट ऑफ द ट्री और वो पॉइंट जहाँ पर उसके टॉप पार्ट ग्राउंड पे टच करा है, यानी कि ये वाला पार्ट यहाँ टच हो गया ना, तो इन पॉइंट का जो डिस्टेंस है दैट इज़ 8 मीटर। आपको बोलता है फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। कुछ लोग सोचते हैं से ये पार्ट निकालना है, दिस इज़ द हाइट ऑफ द ट्री। नहीं, ये टूटा हुआ पार्ट है, पूरा हाइट जो ट्री की जो थी वो ये थी, तो हमें ये निकालना है। यानी कि पहले थोड़ा सा मैं इसको कर देता हूँ A B C, इसे भी दे देते हैं चलो D। तो अगर मैं ट्री की हाइट की बात करता हूँ तो हाइट ऑफ द ट्री जो है, हाइट ऑफ ट्री जो है वो क्या है, BD, ये है हाइट, और मुझे ये निकालनी है। एक चीज़ जो मुझे पता चलती है, अच्छा ये पार्ट है, ये जब गिरेगा तो ये पार्ट क्या आधा होके गिरेगा या इसका डबल होके गिरेगा, भाई जितना है उतना ही तो गिरेगा। यानी कि मुझे इससे एक और चीज़ पता चलती है कि जो AC है, जो गिरा हुआ पार्ट है AC, वो है AD के इक्वल क्योंकि दोनों सेम ही तो चीज़ें हैं। वो पहले हाइट थी, अब वो गिर के ब्रोकन पार्ट बन चुका है और ग्राउंड को टच कर चुका है। तो यानी कि मुझे ये भी पता है कि AC AD के इक्वल है। अब मुझे निकालना क्या, मुझे हाइट ऑफ द ट्री यानी कि BD, और BD कैसे निकल सकती है, AB भी निकल सकता है, फिर AD निकल सकता है। AD निकलने का तो कोई चांस ही नहीं, कहीं और थोड़ा ना ट्रायंगल बन रहा है, और कहीं एंगल भी नहीं पता। तो अगर मैं इस ट्रायंगल में, ध्यान से देखना, इस ट्रायंगल में ये निकाल लूँ तो आधा पार्ट निकल जाएगा, और अगर मैं ये निकाल लूँ जो कि ये है, और फिर इन दोनों को जोड़ दूँ तो हाइट ऑफ द ट्री ही पता चल जाएगी। यानी कि इस क्वेश्चन में मुझे एक AB निकालना है और एक AC निकालना है। अब शुरू करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो अभी हम क्या करते हैं, सबसे पहले दो बार ट्रायंगल में काम करना है, तो हम बोलेंगे इन ट्रायंगल एक मिनट, ये चल क्यों नहीं रहा, इन ट्रायंगल ABC, एक सेकंड, इन ट्रायंगल ABC। अब अभी सबसे पहले तो हम ये निकालते हैं AB। अब आप मुझे बताना, जस्ट आपने फर्स्ट क्वेश्चन करा सेम वैसे ही है, कुछ नया नहीं है, जस्ट वही चीज़ है, समझो। ABC ट्रायंगल है, एंगल यहाँ है, तो ये होगा परपेंडिकुलर, ये होगा हाइपोटेन्यूस, ये होगा बेस, ये चीज़ क्लियर है। अच्छा एंगल यहाँ है, अच्छा निकालना क्या है, ये दिस इज़ व्हाट परपेंडिकुलर, क्या गिवन है, बेस। यानी कि परपेंडिकुलर और बेस का रिलेशन क्या बनता है, tan थीटा, यानी कि tan थीटा से होगा। तो इन ट्रायंगल ABC, इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, दैट इज एक्चुअली AB अपॉन में BC, है ना। अब देखो tan थीटा मतलब tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB बोले तो नहीं निकालना है, AB बोले तो कुछ भी नहीं, BC बोले तो 8, tan 30 डिग्री इज़ 1/√3, दैट इज़ इक्वल टू AB अपॉन में 8। ये 8 डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो AB विल बी 8 अपॉन में √3। एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, कभी भी कोई भी जब हम वैल्यू निकालते हैं वो नीचे रूट नहीं होना चाहिए, और यहाँ नीचे रूट है, तो मुझे इससे रैशनलाइज करके ख़त्म करना चाहिए, 9th में हमने सीखा। मगर मैं यहाँ नहीं करूँगा क्योंकि ये मेरा फाइनल आंसर नहीं है, अभी मैं इसमें और कुछ कैलकुलेशन करूँगा। तो जब मेरा फाइनल आंसर है नहीं तो मैं क्यों मेहनत करूँ अभी, तो अभी रहने देते हैं, ठीक है ना। तो ये काम मेरा हो गया, इससे मेरी क्या वैल्यू निकली है, AB की। अब मुझे AD की भी वैल्यू निकालनी थी, तो AD तो मैं ऐसे निकाल नहीं सकता, तो मैं AD के लिए क्या निकाल सकता हूँ, AC, क्योंकि मुझे पता है AD और AC बराबर है। तो मैं फिर से इसी ट्रायंगल में काम करूँगा और किसकी वैल्यू निकालूंगा, AC। अब समझो, देखो अब आपके पास ये भी है, ये भी है, आपकी मर्ज़ी है।
तो देखो ये तो पहले से ही रूट में आया हुआ है, रूट के रिलेशन इससे बनाओगे आपको लगेगा अरे मुश्किल है, तो छोड़ो ना, ये गिवन है। दिस इज़ व्हाट बेस, दिस इज़ व्हाट हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस थीटा, रिलेशन ऑलरेडी बना पड़ा है। फिर से आओ इसी ट्रायंगल में। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC पूरा लिख देना आप तो, ठीक है ना। और हमें पता होता है कॉस थीटा जो है वो बेस अपॉन में हाइपोटेनस होता है। कॉस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा है 30 डिग्री, बेस बोले तो BC और हाइपोटेनस बोले तो AC। तो वही चीज़ कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस कितना है 8 और हाइपोटेनस निकालना है ना। कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 होता है √3/2, दैट इज इक्वल टू 8 अपॉन में AC। वैल्यू किसके निकालनी, AC की। AC को इधर ले जाओ, 2 को इधर ले जाओ, क्रॉस कर दो, तो हो जाएगा AC √3 इज इक्वल टू 16। यही हुआ ना। अब ध्यान से देखो, अब इसे क्या करेंगे, AC इज इक्वल टू 16/√3। AC की वैल्यू क्या आई 16/√3 एंड वी नो दैट AC इज इक्वल टू AD, है ना, हमें पता ही है। तो हम बोल देंगे कि AC जो है वो AD के बराबर है। इसका मतलब AD की वैल्यू भी क्या है 16/√3 और हमें निकालना क्या है। देखो फिर ये रूट में नीचे, फिर मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या करेंगे, रूट और रूट के तो कुछ करना है अभी आगे, तो वो कुछ करने के लिए अभी इसमें मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं। तो हमें तो हाइट निकालनी है ट्री की। हाइट ट्री की जो थी वो BD थी, और BD कैसे निकल सकती है, BD निकल सकता है AB और AD को जोड़ के, और AB और AD हम दोनों निकाल चुके हैं, यानी कि अब हमें इसे निकालना है। तो हाइट ऑफ ट्री, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ, हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू BD, दैट इज़ एक्चुअली द सम ऑफ AB प्लस AD, यानी कि 8/√3 को हम जोड़ेंगे 16/√3 से। ध्यान से देखना, अभी √3 और √3 सेम ही रहेंगे एलसीएम, है ना, और 16 और 8 को जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। अब ये फाइनल आंसर है और नीचे रूट नहीं होना चाहिए, तो क्या करेंगे, रैशनलाइज। तो ध्यान से देखना, 24 √3 तो यहाँ हो जाएगा, नीचे √3 मल्टीप्लाई होके 3 बन जाएंगे, रूट से रूट सेम मतलब कट जाता है ना। तो अब देखो ये कट रहा है 1 नंबर पे और ये कट रहा है 8 नंबर पे 3 के टेबल में, है ना, दोनों कट जाएंगे ना कि नहीं कटेंगे। तो यहाँ जो बनना चाहिए था वो बनना चाहिए था 24 √3 अपॉन में 3, है ना, और 3 और 24 तो 3 के पार्ट में कटते हैं, है कि नहीं। तो अब 8 √3 और नीचे 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आंसर इज़ 8 √3 मीटर। आया समझ में। दिस इज़ द हाइट ऑफ ट्री। थोड़ा रैशनलाइज हमें करना पड़ेगा इसके हर एक क्वेश्चनों में, लास्ट में हमें करना पड़ेगा, शुरू में मत करो, कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर करने लग जाता तो फिर फालतू में मेहनत ख़राब होती ना, अभी लास्ट में कर दिया, क्या दिक्कत है। आया समझ में। तो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। चलो जी, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी ईजी क्वेश्चन है, बहुत इजी से, जस्ट हमारी एक तरीके से हमारी प्रैक्टिस हो रही है ताकि हम आगे क्वेश्चनों के अच्छे क्वेश्चनों के लिए थोड़ा सा तैयार हो जाए। तो क्या कहता है, एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसने प्लान करा इंस्टॉल करने के लिए 2 स्लाइड्स। वो स्लाइड्स होते नहीं बचपन में जीने चढ़ के फिर फिसलन वाला झूला झूलते थे, तो वही। तो 2 स्लाइड्स उसने प्लान करी फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क, ताकि वो पार्क में प्ले कर सकें। उसके बाद क्या कहता है, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, वो बच्चे जिनकी उम्र 5 से कम है, she prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 मीटर। तो उसने प्लान करा कि मैं एक सबसे पहला जो प्लान करा, मैं एक स्लाइड बनाऊंगी और वो जो स्लाइड होगी उसमें जो टॉप होगा, मतलब अभी देखो ये चीज़ हमें समझनी है। तो she prefers to have a slide, उसने प्रेफर करा एक स्लाइड बना। अच्छा, स्लाइड जब बनेगी तो हमें पता है कि ऐसे ऐसे बनेगी, लेकिन अभी हम समझें कि ये स्लाइड में ये दे रखी डिटेल, ये दे रखी है, क्या दे रखी है। तो हमें पता है स्लाइड ऐसे बनेगी, यहाँ जीने होंगे इस तरीके से और यहाँ, समझ रहे हो। तो देखते हैं तो क्या होता है इसमें। उसके बाद बोलती है कि शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड, उसने एक ऐसी स्लाइड को प्रेफर करा जिसका टॉप जो है वो 1.5 मीटर की हाइट पर है। अब देखो टॉप, जायज़ बात है यही हाइट होगी, फिर इस हाइट की बात हो रही है यहाँ पर जो 1.5 मीटर है, ये थोड़ा ना हो सकता है। उसने थोड़ा ना बोला स्लाइड इतनी लंबी बनाऊंगी, तो यानी कि ये जो है दैट इज़ 1.5 मीटर हाइट, है ना, और एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री टू द ग्राउंड, और जो इंक्लाइन हो रहा है ना वो ग्राउंड से 30 डिग्री एंगल पर हो रहा है, यानी कि ये एंगल की बात हो रही है। उसके बाद वेयर एज फॉर द एल्डर चिल्ड्रन, मतलब बड़े बच्चे, अभी तो ये छोटे बच्चों का था, अब जो बड़े बच्चों की बात हो रही है झूले के लिए, तो उस बड़े बच्चों में इन्होंने क्या करा है वो हम देखते हैं। तो फॉर एल्डर चिल्ड्रन
उन्होंने क्या करा, शी वॉन्ट्स टू हैव अ स्टीप साइड एट अ हाइट ऑफ 3 मीटर। तो स्टीप साइड जो बनाना चाहती हैं उसके लिए उन्होंने हाइट जो रखी है वो 3 मीटर। उन्होंने ये नहीं बोला कि स्टीप साइड बनाना ठीक है, लेकिन उन्होंने ये नहीं बोला कि स्टीप साइड जो है वो इतनी लंबी होनी चाहिए, नहीं, उसका हाइट जो होनी चाहिए, स्टीप साइड की हाइट जो होनी चाहिए वो 3 मीटर है। एंड जो इंक्लाइन होना चाहिए वो 60 डिग्री पे होना चाहिए, यानी कि वो होगा क्या, थोड़ा सा ना इस तरीके से होगा झूला ऐसा। ये एक के लिए तो ठीक है, थोड़ा सा इस तरीके से जिसमें थोड़ा ढलान ज़्यादा हो, और ये थोड़ा सा जल्दी गिरने वाला, मतलब इस तरीके से। तो क्योंकि 60 डिग्री एंगल है और वैसे भी हाइट है तो 60 डिग्री ठीक है। उसके बाद क्या होता है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। जो स्लाइड की लेंथ है ना दोनों के केस में क्या क्या होनी चाहिए हमें बताओ। तो हमें क्या करना है, इन दोनों केस में, दोनों केस को पर्टिकुलरली अलग अलग सॉल्व करना है और दोनों केस की हाइट जो है निकालनी है, यानी कि उस हाइट नहीं मतलब कितना लंबा है वो झूला कितना ना। तो बहुत आसान है ये चीज़ करना। तो देखो सबसे पहले आप बोल देना दिस इज़ फॉर यंगर चिल्ड्रन, दिस इज़ फॉर एल्डर, है ना, है तो दोनों बच्चे ही। चलो सबसे पहले नाम दे देते हैं, इसे ABC दे देते हैं और इसे PQR दे देते हैं, ठीक है ना। और इसमें काम करना शुरू करते हैं। सबसे पहले इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। अब देखो ध्यान से देखो, दिस इज़ योर एंगल, एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस, ये हाइपोटेन्यूस। क्या गिवन है, परपेंडिकुलर, क्या चाहिए, हाइपोटेन्यूस, साइन थीटा, सिंपल, परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेन्यूस साइन थीटा। तो आप बोलना we know that sin theta is equal to perpendicular upon hypotenuse that is equal to AB upon में AC and sin theta is sin 30 डिग्री that is equal to AB बोले तो 1.5 और AC बोले तो निकालना है sin 30 डिग्री, sin 30 डिग्री इज़ 1/2 दैट इज़ इक्वल टू 1.5 अपॉन में AC। ध्यान से देखना, ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो इधर आके AC हो जाएगा क्योंकि AC 1 से मल्टीप्लाई AC 2 जब 1.5 से होगा तो आंसर आ जाएगा 3.0 और 3.0 को हम 3 बोल सकते हैं, तो आंसर इज़ 3 मीटर। यानी कि जो फर्स्ट केस में जो वो होना चाहिए, स्लाइड जो होनी चाहिए उसकी लेंथ क्या होगी फॉर यंगर चिल्ड्रन इज़ 3 मीटर। पूरा स्टेटमेंट लिख देना अलग से, ठीक है। इसके बाद अगर हम सेकंड केस में आए, सेकंड केस में हमने ट्रायंगल PQR माना था, राइट एंगल ट्रायंगल। सेम इसमें भी यही है, एंगल, दिस इज़ योर परपेंडिकुलर, दिस इज़ योर हाइपोटेन्यूस, दिस इज़ योर बेस। यू हैव ऑलरेडी गिवन परपेंडिकुलर एंड यू हैव टू फाइंड हाइपोटेन्यूस विच इज़ एक्चुअली द स्लाइड लेंथ ऑफ द स्लाइड, है ना। तो दैट इज साइन थीटा इज इक्वल टू P/H विच इज़ PQ अपॉन में PR। sin theta is again sin 60 डिग्री at this time, PQ is 3 मीटर and PR is निकालना है ना। sin 60 डिग्री is √3/2 that is equal to 3 अपॉन में PR। PR इधर, ये इधर, ये इधर, ध्यान से देखना, PR को इधर भेजो, √3 भी उसके साथ ही है, 3 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा 6 हो जाएगा। PR की वैल्यू निकालनी है सिर्फ, तो 6 अपॉन में √3 हो जाएगा। देखो ये फाइनल आंसर था और ये भी अपनी जगह एक फाइनल आंसर है, नीचे रूट नहीं होना चाहिए, तो क्या कर देंगे, रैशनलाइज साथ ही साथ, और रैशनलाइज करके देखना ध्यान से। PR इज इक्वल टू 6 जब √3 से होता है 6 √3 हो जाएगा, और √3 जब √3 से होगा तो 3 हो जाएगा। अब देखो कुछ कट रहा है कि नहीं कट रहा है, ये कट रहा है 1 नंबर पे और ये कट रहा है 2 नंबर पे। सो PR इज इक्वल टू 2√3 मीटर। इसका मतलब फॉर एल्डर चिल्ड्रन द लेंथ ऑफ द स्लाइड शुड बी 2√3 मीटर। सिंपल सा क्वेश्चन, क्लियर है। चलो जी अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इजी हैं, अभी 6, 7 से अच्छे आने लगेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, अब ये एंगल ऑफ देखो 2 एंगल होंगे, एक एंगल ऑफ एलिवेशन होगा और एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा। एंगल ऑफ एलिवेशन थोड़ा सा हिंट देते हैं, ऐसे समझ लेना, ये वाले एंगल की बात हो रहा है, और एंगल ऑफ डिप्रेशन में ये वाले एंगल की बात हो रहा होगा, इस तरीके से। यहाँ तो ये वाले एंगल की बात होगी, ठीक है ना। तो बोलता है जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ये भाषा समझो। तो हुआ क्या, एक टावर है इतना तो हमें पता है, और ग्राउंड लेवल भी, ये भी हमें पता है। तो क्या बोलता है, जो एंगल है एलिवेशन का कहाँ जा रहा है, ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के एक पॉइंट से टॉप ऑफ द टावर पे जो एक जा रहा है एंगल, वो एंगल जो है, सबसे पहले एंगल देखना, बाकी भूल जाओ क्या दिया है, सबसे लास्ट में देखो एंगल, भाषाओं को गुमराह कर दिया और लास्ट में एंगल दिया 2 है 30 डिग्री। तो पहले तो एंगल पे ध्यान दो, जो बात बोली थी पहले उस पर करेंगे। उसके बाद क्या बोलता है, फ्रॉम द पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज़ 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट,
ऑफ द टावर। तो ये जो पॉइंट है ना एंगल का, ये उस टावर के फुट से 30 मीटर दूर है, यानी कि ये दिया हुआ है, इसको समझना। देखो मैंने क्या करा, मैं भाषा पे टिका रहा, मैं इधर उधर गुमराह नहीं हुआ, क्योंकि शुरुआत में एंगल की भाषा, बीच में डिस्टेंस दे दिया और फिर लास्ट में एंगल की भाषा, तो शुरू से लास्ट में जाना, ठीक है ना। चलो खैर, एंगल आपको 30 डिग्री आप समझ गए, है ना। उसके बाद जो क्या है, जो पॉइंट है ग्राउंड से, वहाँ से जो टावर का फुट है उसका डिस्टेंस 30 मीटर है, ठीक है। आपसे बोलता है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी सिंपल ये निकालना है। दिस इज एंगल, सामने वाला क्या माना जाएगा, परपेंडिकुलर, ये क्या माना जाएगा, बेस, ये क्या माना जाएगा, हाइपोटेनस, ए बी सी। सिंपल सा, इन ट्रायंगल ए बी सी क्या है, परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन है, यानी कि वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस विच इज एक्चुअली ए बी अपॉन में बी सी। tan थीटा इज tan 30 डिग्री, दैट इज tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी निकालना है, और बी सी 30 दे रखा है। tan 30 डिग्री कितना होता है, 1/√3, दैट इज इक्वल टू ए बी अपॉन में 30। 30 यहाँ चला जाएगा, तो ए बी की वैल्यू क्या बन जाएगी, ठीक है। √3 को यहाँ मत लाना, क्योंकि उसे ए बी को अकेले रखना है ना सिर्फ, तो 30 अपॉन में √3। अब ध्यान से देखो, यहाँ समस्या क्या हुई है, आंसर होना चाहिए था फाइनल बिल्कुल, लेकिन आंसर तो है ही नहीं, क्योंकि नीचे √3 है। तो क्या कर देंगे, रैशनलाइज रैशनलाइज करने के √3 से √3 बन जाएगा, और यह बन जाएगा 30√3, दैट इज़ इक्वल टू ए बी, और 3 के पहाड़े में 1 नंबर पे और ये 10 नंबर पे। तो ए बी की वैल्यू क्या बन रही है, 10√3। ऊपर आ जाए रूट, कोई दिक्कत नहीं, नीचे नहीं होना चाहिए। समझ में आया, देखो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो अगले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहता है, कहता है अ काइट इज़ फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर। अब देखो, मान लो ये छत है या कुछ भी है, ज़मीन वमीन कहीं से भी, यहाँ से जो पतंग की हाइट है वो 60। अब देखो पतंग तो ऐसे उड़ती है या ऐसे उड़ती है या ऐसे उड़ती है, जैसे मर्जी उड़ती है, तो ये वो वाली हाइट नहीं है, ये तो धागे की हाइट हो गई ना एक तरीके से। धागा कितना लंबा है, स्ट्रिंग कितना लंबा है, धागे की बात नहीं हुई, अभी हाइट की बात हुई है। यानी कि यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ, तो यहाँ से वो जो पतंग है वो 60 मीटर हाइट पर है यहाँ से। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पररी टाइप्ड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। देखो अब बोल दिया ना कि ये मतलब ये थोड़ी सी हाइट टेढ़ी बन गई, ठीक कर लेना। तो देखो ये जो पतंग उड़ रही है यहाँ पर, तो इस पतंग पे जो धागा लगा हुआ है, टाइड हो रखा है टेम्परली, वो एक ग्राउंड के किसी पॉइंट पे, ग्राउंड के किसी पॉइंट पे टाइड है, ठीक है ना। मतलब उसे ऐसे समझ रहे हो, पतंग यहाँ पे वो होता नहीं है, चरखड़ी जो होती है, उसे मतलब ईंट वीट से थोड़ा रोक दिया ताकि वो आराम से उड़ती रहे, है ना। कभी कभी होता नहीं ऐसा, आसमान में हवा अच्छी चल रही होती है तो आपसे क्या बोलता है, द इंक्लिनेशन, ठीक है ना, इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। धागे का ग्राउंड से, क्योंकि ये तो धागा और ये हाइट हो गई, और ये पोल वोल भी तो कुछ है ही नहीं, तो जायज़ बात है इसी पे ही होगा। तो क्या बोलता है, धागे का जो ग्राउंड से जो एंगल है, इंक्लिनेशन, दैट इज 60 डिग्री। आपको बोलता है फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। देखो अगर आपको ये भी ना समझ में आए कि ये 60 मीटर क्या है, ये है या ये है, तो लास्ट में आ जाओ। लास्ट में क्या बोल रहा है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यानी कि ये आपको मांग रहा है, और ये यानी कि हाइट जो है वो दे रखी है ना। अब आपसे क्या बोलता है, अज्यूमिंग दैट देयर इज़ नो स्लैक। सिंपल है, छोड़ो उसको, ठीक है ना। तो ये हमें निकालना है। एंगल है सामने वाला परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस, नाम दे देते हैं ए बी सी, और कार्यक्रम शुरू करते हैं, ठीक है। तो इन ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, क्या करना है, कौन सा है इसमें, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, यानी कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। साइन थीटा इज साइन 60 डिग्री, दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बोले तो ए बी, और हाइपोटेन्यूस बोले तो ए सी। ए बी बोले तो 60, ए सी बोले तो निकालना है। साइन 60 इज √3/2, दैट इज इक्वल टू 60 अपॉन में ए सी। अब देखो ए सी को उधर भेज दो, तो हो जाएगा ए सी √3, और 2 × 60 हो जाएगा 120, ठीक है। 2 × 60 120 हो गया। अब देखो ए सी इज इक्वल टू 120 अपॉन में √3, क्योंकि ए सी की वैल्यू निकालनी है। फिर से ये फाइनल आंसर है और रूट दे रखा है। क्या करेंगे हर बार की तरह, रैशनलाइज। ए सी इज इक्वल टू √3 से √3 3 बन जाएगा, 120 × √3, 3 से 120 40 नंबर पे कट जाता है 3 के पहाड़े में, तो आंसर इज 40 √3 मीटर। सो द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 40 √3 मीटर, सेंटीमीटर है ना। हाँ, अब अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं, जो एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है।
यहाँ से अब आपके क्वेश्चन अच्छे आने शुरू होंगे। तो पहले भाषाओं को समझना है और फिर आंसर करना है। तो देखो, एक 1.5 मीटर टॉल बॉय जो है, ये रही इसकी हाइट, ये मान लेते हैं, थोड़ा छोटा कर लेते हैं ना, 1.5 मीटर टॉल बॉय इस तरीके से, इज़ स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम अ 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। तो ये 30 मीटर टॉल बिल्डिंग है, ठीक है, और इस बिल्डिंग से कुछ दूरी पर वो बच्चा खड़ा है। द एंगल ऑफ द एलिवेशन फ्रॉम हिज आई, देखो एलिवेशन डिप्रेशन, याद है एलिवेशन जो मान लो एक ट्रायंगल होगा तो ये वाला, और डिप्रेशन जो ये वाला होगा, ठीक है ना। तो एलिवेशन का जो एंगल बन रहा है उसकी आंखों से, देखो अब यहाँ ना समस्या आनी शुरू हो गई है इस क्वेश्चन में। अभी तक कोई भी इंसान की बात नहीं करी थी, सिर्फ ज़मीन से एंगल बनाया जा रहा था, लेकिन अभी एक इंसान यहाँ से अपनी आंखों से ही तो देखेगा, पैरों से थोड़ा ना देखेगा। तो पैरों से जब उसने अपने टावर जो भी बिल्डिंग है उसके हाइट को देखा, तो हुआ क्या, द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस। यूँ भी नहीं बोला कितनी है, बोला इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60, 30 से 60 हो गई जैसे जैसे वो बिल्डिंग के पास आता गया। अब देखो पास है, वैसे मैं आप एक सवाल पूछूंगा आपसे नॉर्मली कि ज़रूरी थोड़ा ना इधर ही जा रहा हो, वैसे खैर उसने बोला ही है, पर इधर भी तो जा सकता है। तो अब ये समझना है कि ये एंगल क्या हुआ है। एंगल देखो, एंगल यानी कि ये यहाँ से अगर मैं इसका एक बेस बनाऊँ तो ट्रायंगल का बेस तो ये बनेगा। कुछ लोग ना ट्रायंगल का बेस ये समझने लग जाते हैं, ये बेस नहीं है ट्रायंगल का, क्योंकि जब ये आंखों से देख रहा है तो आंखों से हाइट यहाँ है, तो एंगल जो बनेगा वो यहाँ बनेगा कि यहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा ना। तो देखो एक चीज़ खुद सोचो, मैं नॉर्मली एक ट्रायंगल आपसे बनवाता हूँ, अगर मैं 30 डिग्री बनाता हूँ तो यहाँ बनता है, और अगर मैं 60 डिग्री बनाता हूँ तो यहाँ बनता है 60 डिग्री। तो आप एक चीज़ तो समझ रहे होगे, जैसे जैसे यहाँ है तो जब आप दूर से किसी चीज़ को देखते हो तो ज़्यादा मुंडी ऊपर नहीं करते, लेकिन जब जैसे जैसे उस चीज़ के पास आते जाते हो ऊँची चीज़ के, तो जब आप बिल्कुल पास आ जाते हो तो मुंडी बहुत ऊपर करते हो। यानी कि जैसे जैसे ये पास आता जाएगा तो यार इसकी आंखें और ऊपर नहीं देखा जाएगा। यानी कि यहाँ 30 बोलूँ या यहाँ 30 बोलूँ या यहाँ 60 बोलूँ, देखो दूर है, दूर से तो फिर भी ये ज़्यादा मुंडी ऊपर नहीं करा होगा, जैसे आएगा तो मुंडी और ऊपर होती जा रही होगी, और जैसे जैसे ऊपर होती जाएगी तो एंगल जो है जायज़ बात है यहाँ 60 डिग्री बनेगा। और ये वॉक भी टूवर्ड्स बिल्डिंग कर रहा था, खैर वो तो उसने बोला ही था, पर फिर भी मान लो कि क्वेश्चन ऐसा आ जाए जिसमें दूर गया हो पास गया हो ये पता लगाना हो, तो कैसे पता, तो वैसे समझ रहे हो एंगल को देख के कि 30 से 60 हुआ है तो पास ही आया हुआ होगा, ठीक है ना, क्योंकि ज़्यादा ऊपर उसका विजन होता जाएगा अभी। चलो ये बात तो दे दी हमें, बिल्डिंग भी दे दी। अब आपसे बोलता क्या है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉकड टूवर्ड्स द बिल्डिंग। वो डिस्टेंस बताओ जो इसने वॉक करा, यानी कि ये डिस्टेंस की बात हो रही है। अब इसे समझ, सबसे पहले नाम A B C D E F G, सबको नाम दे दिया। अब इस स्ट्रक्चर को समझो, आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है जो इसने वॉक करा डिस्टेंस। अच्छा ये जो है वो वही होगा जो इसकी आंखों के हिसाब से बन रहा है। यानी कि अगर मैं ट्रायंगलों पे ध्यान दूँ, थोड़ा सा ट्रायंगलों पे ध्यान दूँ, तो अगर मैं इस बड़े वाले ट्रायंगल में से ये वाली वैल्यू निकाल के इस छोटे वाले ट्रायंगल में से ये वाली वैल्यू माइनस कर दूं, ध्यान से देखना कौन से ट्रायंगल में, ट्रायंगल ABF, इस ट्रायंगल में से अगर मैं ये बड़ी वैल्यू निकाल दूं, ये पूरा बेस निकाल दूं और उसमें से माइनस कर दूं इस ट्रायंगल AB, ये कौन सा था, E होगा, इस ABE ट्रायंगल का अगर मैं बेस माइनस कर दूं तो मेरे पास ये वैल्यू होगी कि नहीं होगी। तो मुझे भी यही करना है इसमें, और मैं यही करूँगा इसमें, और मैं शुरू करता हूँ इसमें। तो सबसे पहले मुझे इन 2 ट्रायंगलों पे काम करना है। अब गलती लोग जल्दबाजी पेपर करते हुए या कुछ भी कभी भी करते हुए क्या कर देते हैं, क्योंकि आँखों से बच्चा देख रहा है, और आँखों से जब मैं किसी भी आप घर को देख रहे होगे तो जो उसकी एक्चुअल में हाइट है वो थोड़ा ना दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ तो ध्यान ही नहीं दिया ना। यानी कि यहाँ से जब आप इस ट्रायंगल में काम करोगे तो हाइट तो सिर्फ ये रह गई ना, ये तो हुई नहीं। यानी कि ये पूरी हाइट में से ये पोर्शन तो होना ही नहीं चाहिए। यानी कि 30 में से आप माइनस कर दो, क्योंकि ये 1.5 है तो ये भी 1.5 ही होगा, 1.5 माइनस कर दो तो 28.5 जो है वो वैल्यू होगी AB की। AB की वैल्यू क्या होगी, 28.5 मीटर। और अब आप काम कर सकते हो, अब इजी काम है। तो हमने सबसे पहले कौन से ट्रायंगल में काम करने की कोशिश करी थी, हम ट्रायंगल में काम करेंगे इन ट्रायंगल बड़े वाले में, दैट इज़ ABF। थोड़ा सा मैं यहीं पे कर रहा हूँ, जगह थोड़ी कम है। तो ABF में ध्यान दो, दिस इज़ एंगल है तो सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये निकालना है तो दिस इज़ बेस, यानी कि tan थीटा वाला काम।
तो tan 30 डिग्री, मैं डायरेक्ट चल रहा हूँ, देखो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन में बी एफ या एफ बी जो भी, ठीक है ना। तो tan 30 डिग्री इज़ 1/√3, ए बी बोले तो 28.5, कुछ लोग 30 लिख देते हैं, 30 मत लिखना भाई, समझ गए ना 30 क्यों नहीं लिखना। और बी एफ जो है वो कितना होगा वो तो निकालना है। अब देखो ये इधर चला जाएगा, ये इधर चला जाएगा, सो द वैल्यू ऑफ बी एफ विल बी 28.5 मल्टीप्लाई √3 मीटर। अब ये हमारी वैल्यू आ चुकी है, ये बड़ी सी। इसमें से अब हम इस ट्रायंगल में अगर हम काम करें और ये वैल्यू निकाल लें और बड़ी में से ये छोटी माइनस कर दें, तो ये डिस्टेंस जो इसने वॉक करा है ये पता चल जाएगा। यानी कि अब मुझे कौन सा ट्रायंगल में काम करना है, ट्रायंगल ए बी ई में। तो इन ट्रायंगल ए बी ई इसमें क्या है, सेम वही 28.5 था, है ना, और 60 डिग्री था, यानी कि tan 60 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन में बी ई, है ना। और tan 60 डिग्री इज √3, ए बी बोले तो 28.5, बी ई बोले तो सॉरी थोड़ा सा गलती हो गई, मुझे लग ही रहा था, नहीं ठीक है, हाँ इसमें थोड़ा गलती होगी, नहीं अभी सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। बी इधर चला जाएगा और जायज़ बात है √3 नीचे आ जाएगा, तो बी ई की वैल्यू आ गई 28.5/√3। आप बोलोगे भैया रूट में गलती, नहीं अभी नहीं, अभी एग्जैक्ट आंसर थोड़ना है ये, अभी तो और आगे करना है। तो यहाँ नीचे √3 आ गया। अब मुझे क्या पता था, ध्यान से देखो, बी एफ निकली पड़ी है, बी ई क्या करेंगे, माइनस करेंगे, तो क्या बच जाएगा ई एफ। तो अब वही करते हैं, तो हमें क्या निकालना है, ई एफ, दैट इज़ द एक्चुअली डिस्टेंस दैट ही वॉक टूवर्ड्स द बिल्डिंग, है ना, वो मुझे निकालना है। और इसमें से हम क्या करेंगे, बी एफ में से माइनस करेंगे बी, दैट वाज 28.5 √3 माइनस दिस इज़ 28.5/√3, कुछ नहीं है, एलसीएम लोगे, ध्यान से देखना कैलकुलेशन, √3 1 के टेबल में √3, ये नीचे वाला इससे डिवाइड होगा, पूरा √3 जाएगा, √3 जब इस √3 से मल्टीप्लाई होगा, ध्यान से देखना, ये दोनों का एलसीएम √3 ही लिया, इस वाले को इससे डिवाइड करते हो, तो जब 1 को √3 से डिवाइड करोगे तो √3 आएगा ना, तो √3 को जब इस पूरे से मल्टीप्लाई करोगे तो ध्यान से देखना 28.5, और जब √3 और √3 मतलब पूरी 3 टर्म है ना, ये भी मल्टीप्लाई में और वो भी मल्टीप्लाई में आएगा, तो √3 और √3 3 बन जाएगा ना। ध्यान से देखो मैं कैसे लिख देता हूँ, 28.5 √3 इंटू √3, तो √3 3 बन गया, और 3 को जब 28.5 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या आता है, 3 5 जा 15, 3 8 जा 24 एंड 1 25, 3 2 जा 6 एंड 2 8, सो इट इज़ 85.5, जो मैं अगली बार में लिख दूंगा। √3 को √3 से डिवाइड करूँगा 1 को 28.5 से मल्टीप्लाई करूँगा 28.5 ही आएगा, 28.5 और √3 क्या बना, 85.5 माइनस 28.5 अपॉन में √3, इन दोनों को माइनस करूँगा, 5 में से 5 गया 0 पॉइंट, 15 में से 8 गया 7, 7 में से 2 गया 5, 57.0 अपॉन में √3। अब देखो नीचे √3 है क्योंकि ये तो फाइनल आंसर आना चाहिए था, तो रैशनलाइज √3 इंटू √3, ठीक है ना, आंसर इज़ 57 √3 अपॉन में 3, 3 के पाड़े में 1 नंबर पे और ये 19 नंबर पे, आंसर इज़ 19√3 मीटर। सो दिस इज़ द डिस्टेंस दैट ही ट्रेवल्स टूवर्ड्स द बिल्डिंग, ठीक है ना, और ये हमारा आंसर। समझ में आया, अच्छे से समझना, और फिर इसके बाद हम चलेंगे आगे के क्वेश्चनों पर। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता क्या है, पहले वो समझते हैं। फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, तो ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से, तो ये ग्राउंड लेवल है, तो ग्राउंड के किसी एक पॉइंट से क्या होता है, द एंगल्स ऑफ एलिवेशन, एंगल नहीं है एंगल्स ऑफ एलिवेशन, यानी कि ऊपर की तरफ जो एंगल जाएंगे, तो जो एंगल्स ऑफ एलिवेशन है ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ अ टावर, यानी कि एक टावर है उसका बॉटम और टॉप पे एक एंगल बन रहा है, ठीक है ना। फिर आपको क्या बोलता है कि, और जो टावर है ना वो फिक्स्ड है एट द फिक्स टॉप ऑफ द टॉप ऑफ अ 20 मीटर हाई बिल्डिंग, और जो टावर भी है ना वो भी एक बिल्डिंग के ऊपर फिक्स्ड है, जैसे कि ये बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग है 20 मीटर ऊंची है, 20 मीटर ऊंची बिल्डिंग, और इसके ऊपर एक टावर है, ये रहा, और इस टावर पे
एक बॉटम एंगल जा रहा है इस तरीके से और एक टॉप पर जा रहा है एंगल। तो ये दो एंगल हमारे जा रहे हैं टॉप और बॉटम पे। अब आप चीज़ें खुद सोचो, ज़्यादा अगर खुलेगा तो वो बड़ा एंगल होगा, कम खुलेगा तो छोटा एंगल होगा। तो और क्या क्या एंगल बोले हैं, वो बोलता है एंगल है 45 और 60। तो आप समझ ही चुके हो, क्योंकि एक ही पॉइंट से तो ये एंगल 45 होगा और जो बड़ा एंगल होगा वो होगा 60 डिग्री। फिर आपसे क्या बोलता है फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि सिर्फ ये हाइट आपको पता लगानी है टावर की। ये पहले नाम दे देते हैं A B C D, ठीक है ना, ये हमने नाम दे दिए और हमें निकालनी है AB की वैल्यू। तो देखो आपके पास दो ट्रायंगल है यहाँ पर, एक ट्रायंगल है ट्रायंगल A, अच्छा मतलब एक ट्रायंगल है ट्रायंगल ACD, है ना, और एक ट्रायंगल है ट्रायंगल BCD, यानी कि ये 45 डिग्री वाला ट्रायंगल और एक 60 डिग्री वाला ट्रायंगल। तो ये दो ट्रायंगल है, हमें क्या निकालनी है हाइट। कैसे निकलेगी, जस्ट पिछले क्वेश्चन में हम अगर मैं इसको बेस बना दूं 2 मिनट के लिए और ये वैल्यू निकालनी होगी, तो आप क्या बोलोगे भैया ये बड़ी सी वैल्यू में से ये छोटी सी वैल्यू माइनस कर दोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। सेम एग्जैक्टली वही करना है यहाँ पर। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस एंगल में पहले काम करना है, किस एंगल में बाद में काम करना है। देखो कभी भी आपके पास 45 डिग्री आ जाए ना तो वहाँ से वैल्यू अच्छी आ जाती है और आसान हो जाता है चीज़ें, और जब परपेंडिकुलर बेस भी निकालना हो तब कुछ ना कुछ उसी में हिंट होता है, तो वही हम वैल्यू पहले सॉल्व करेंगे। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले ये 45 डिग्री वाला एंगल कौन सा है, एंगल बी, ट्राइंगल BCD ट्राइंगल है ना, इसमें 45 डिग्री एंगल है, इसमें मैं सबसे पहले वर्क करूँगा, ठीक है ना। तो मैं कौन सा ट्राइंगल उठा रहा हूँ, वैसे करना क्या है, मुझे करना कुछ नहीं है, मुझे एक वैल्यू निकालनी है AC की और एक वैल्यू निकालनी है BC की। तो वैल्यू है ही, बस AC की वैल्यू पता चल जाए। AC की वैल्यू पता चल जाएगी तो मैं AC में से BC माइनस कर दूंगा, AB निकल जाएगा। तो आप बोलोगे भैया पहले इस ट्रायंगल में क्यों काम कर रहे हो, छोटे वाले में, बड़े वाले में करो ना, डायरेक्ट आ जाएगी ACD। भैया मैं काम कर सकता हूँ बड़े वाले ट्रायंगल में, लेकिन इस वैल्यू निकालने के लिए या तो हाइपोटेनस की पता होनी चाहिए या बेस की किसी की तो वैल्यू पता हो, किसी की भी नहीं पता इसमें। तो क्या करूँगा, इस ट्रायंगल में काम करके क्या पता मैं यहाँ से बेस निकाल लूँ और फिर बेस के लिए फिर ये निकल जाए और फिर ये के बाद इसको माइनस करके ये निकल जाए। तो समझ रहे हो क्या से कैसे क्या होगा। तो सबसे पहले तो आपको इस छोटे ट्रायंगल में काम करना पड़ेगा। और मैं कहता हूँ कि जो मैं आपको एक तरीका बताया ना अभी कि इससे बेस की वैल्यू निकलेगी, फिर ये वैसे करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ईजी पड़ जाएगा। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल सबसे पहले हम कौन सा उठाते हैं, BCD वाला, ठीक है ना। सारी स्टेटमेंट आप पहले लिख देना, क्या क्या हमें दे रखा है, क्या क्या हमें चाहिए। राइट एंगल ट्रायंगल BCD में हमारे पास क्या क्या है, BC है और हमें क्या निकालना है CD, क्योंकि ये इसके सामने वाला है तो परपेंडिकुलर होगा और ये बेस होगा। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है tan थीटा, दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस विच इज इक्वल टू BC अपॉन में CD, है ना। tan 45 कितना होता है, tan 45 आपको पता है 1 होता है और BC की वैल्यू कितनी है 20, लिख दो हाथों हाथ, कोई दिक्कत नहीं है, CD हमारा निकल ही जाएगा। और ये 45 होता है 1, दैट इज इक्वल टू 20 अपॉन में CD, और CD उधर चला जाएगा तो CD की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 20 मीटर। सही है, तो हमारा एक बेस तो आ गया, ये बेस हमारा आ गया 20 मीटर, ये 20 मीटर आ गया। यानी कि अब मैं अगर इस बड़े ट्रायंगल की बात करूं, इस बड़े ट्रायंगल, तो इस बड़े ट्रायंगल के लिए बेस है और यह परपेंडिकुलर निकल सकता है क्योंकि एंगल दे रखा है, एंगल के सामने वाला ये भी परपेंडिकुलर होगा। तो अब मैं बड़े ट्रायंगल में काम करूंगा इन राइट एंगल ट्रायंगल ACD, वहाँ पर मैं लिखूंगा tan थीटा दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस दैट इज इक्वल टू AC अपॉन में CD। अब यहाँ मैं कहता हूँ क्योंकि हम पूरी AC की वैल्यू निकालें फिर BC की, मैं यहाँ पर ऐसा करूँगा कि यहीं से डायरेक्ट आंसर निकलेगा, देखना भी कैसे करूँगा। फिलहाल tan 60 डिग्री हो जाएगा, AC बोले तो AC ही है ना, CD बोले तो 20, अभी रखते हैं 20, tan 60 इज √3, ये AC है ना। ध्यान से सुनो, AC की वैल्यू निकालोगे फिर AC में से BC को माइनस करोगे, क्यों स्टेप बढ़ा रहे हो, थोड़ा सा सोचो। ये AC है, इस AC को मैं AB प्लस BC नहीं बोल सकता, बिल्कुल बोल सकता हूँ, और वहाँ पे BC की वैल्यू डाल के डायरेक्ट AB की वैल्यू नहीं निकाल सकता यहीं से, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो क्यों बड़ी मेहनत करूँ, फिर पहले पूरा पर्टिकुलरली AC निकालूँ फिर बाकी निकालूँ, अरे डायरेक्ट हो सकता है ना। तो मुझे पता है कि AC जो है वो AB और BC का सम है, तो मैं यहाँ लिख दूंगा दैट इज AB प्लस BC, और पता है हमें दैट इज इक्वल टू 20 और 20 उधर चला जाएगा तो हो जाएगा 20√3 इज इक्वल टू, अब ध्यान सुनो, AB और BC में किसी की कुछ वैल्यू पता है, बिल्कुल पता है, BC की वैल्यू पता है कितनी है 20 होती है, तो AB प्लस
20 वैल्यू किसकी चाहिए, ए बी की, तो 20 को उधर भगा दो। तो ध्यान से देखो 20√3 ये प्लस का उधर जाके माइनस का 20 हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू ए बी। अब देखो इन दोनों में कुछ कॉमन है क्या, 20 कॉमन है, तो अंदर क्या रह जाएगा √3, क्योंकि इस प्लेस पे √3 बचा और यहाँ प्लेस पे 20 पूरा चला गया तो -1, दैट इज़ द आंसर ऑफ ए बी। सो द वैल्यू ऑफ ए बी इज़ √3 -1। आप कुछ नहीं, आप चाहते तो ए सी की वैल्यू निकालते, फिर सॉल्व करते, फिर भी आंसर वही आता, तो मैंने डायरेक्ट ही कर दिया ना। समझ में आया है? तो आगे के क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 8। ये भी सेम पिछले से थोड़ा मिलता जुलता क्वेश्चन है, आप बस दिमाग लगाना, ठीक है ना। चलो, तो एक स्टैचू है जो 1.6 मीटर टॉल है, ये बना दिया, ठीक है। और इसके बाद में क्या बोलता है कि ये जो स्टैचू जो स्टैंड कर रहा है ना, ये एक पेडेस्टल के टॉप पर स्टैंड कर रहा है, यानी कि एक पेडेस्टल होगा और उसके टॉप पर ये, मतलब बना लेते हैं वैसे, तो इसके टॉप पर ये है, ठीक है ना। वैसे आप लाइन ही बनाना थोड़ा सा शेड करके, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या बोलता है, फ्रॉम, ये इतना बता दिया, ठीक है। अब क्या बोलता है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द स्टैचू। तो ग्राउंड के किसी भी एक पॉइंट से जो हमने एंगल बनाया कहाँ पे, टॉप ऑफ द स्टैचू, दैट इज 60 डिग्री, ठीक है। उसके बाद क्या बोलता है, एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, उसी सेम पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, यानी कि पेडेस्टल का टॉप तो ये है, यानी कि एक तरीके से स्टैचू का बॉटम भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर जो एंगल बनता है उसी सेम पॉइंट से वो एंगल बनता है सेम। लग नहीं रहा पिछले से बिल्कुल सिमिलर, पर देखते हैं क्या है। अगले में बोलता है फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। बस थोड़ा सा क्या फ़र्क आ गया कि पिछले में ये वैल्यू निकालनी थी, इस बार ये वैल्यू निकालनी है। तरीका देखेंगे तो पहले नाम A B C D। अब सोचो, पहले तो वही 6th क्वेश्चन से रिलेट करें तो वही इतने बड़े की वैल्यू निकलेगी, उसमें से ये हमारे पास है ही तो इसको माइनस कर देंगे। यानी कि मेन फोकस है AC की वैल्यू निकालने में, क्योंकि अगर AC की वैल्यू निकल गई तो हमारा काम हो जाएगा। मगर AC की वैल्यू किस ट्रायंगल से निकल सकती है, ट्रायंगल ACD, और ट्रायंगल ACD के लिए ये वैल्यू निकालनी है तो इसके लिए कम से कम बेस या हाइपोटेनस तो होना चाहिए, वो भी नहीं है। तो क्या करें, तो एक काम जो हम कर सकते हैं वो क्या, देखो ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल है, पिछले में क्या थोड़ा सा सही था कि इसकी हाइट दे रखी होती थी, तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू निकाल लेते थे। इस बार इतनी सी वैल्यू से, क्योंकि एक ट्रायंगल में किसी हाइट के काम ही नहीं आएगा, इतनी सी वैल्यू से आप कुछ भी नहीं निकाल सकते। कर सकते हो तो क्या कर सकते हो, तो मैंने आपको बोला था ध्यान रखना, कभी भी 45 डिग्री एंगल देता और परपेंडिकुलर बेस के बीच में रिलेशन बनता तो एक बहुत बढ़िया पॉइंट होता है, उस ट्रायंगल में सबसे पहले काम करना। किस ट्रायंगल में सबसे पहले काम करें, ट्रायंगल BCD में, क्योंकि 45 डिग्री वाला है। करो, नहीं पता क्या होगा लेकिन करो। तो इन ट्रायंगल BCD, चलो करके देखते हैं। हमें पता है tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, जो कि हो जाएगा BC अपॉन में CD। tan थीटा बोले तो tan 45 डिग्री, दैट इज इक्वल टू BC अपॉन में CD। tan 45 कितना होता है, 1 होता है, दैट इज इक्वल टू BC अपॉन में CD। तो CD इज इक्वल टू BC आ जाएगा, और ये हमारी इक्वेशन 1 कर देना इसे। इससे हमें हिंट मिला क्या, कि BC और CD इक्वल है, मतलब कल को मैं कहीं भी CD आए तो उसकी जगह BC रख लूँगा। इससे क्या होगा, अरे कुछ तो होगा, ये नहीं पता क्या होगा लेकिन कुछ तो होगा। अभी दूसरी वैल्यू पर आओ, दूसरी वैल्यू हमें क्या निकालनी है, हमें तो AC निकालना है। तो चलो AC बड़े वाले ट्रायंगल में काम करना है, तो चलो बड़े वाले ट्रायंगल में, ट्रायंगल ACD में, इसमें क्या होगा, सेम tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, दैट इज इक्वल टू AC अपॉन में CD, यानी कि tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AC को फिर कैसे लिख सकते हैं, AB प्लस BC, जरा लिख दो, AB प्लस BC अपॉन में CD को CD ही लिखो, और tan 60 डिग्री होता है √3 इज इक्वल टू AB प्लस BC प्लस CD। अब ध्यान से सुनो, यहाँ पर है आपके पास 3 लगभग एक तरीके से वेरिएबल, वैल्यू आपको सिर्फ किसी एक की चाहिए। अच्छा, इसमें से किस किस की वैल्यू आपको पता है, AB की वैल्यू पता है, क्या है 1.6, डालो 1.6 प्लस BC प्लस CD। ध्यान से देखो, अब इस पे फोकस करो, इधर BC है इधर CD है, देखो कुछ दिख रहा है कुछ, ये देखो यहाँ से हमने कुछ ना कुछ निकाला और वो यहाँ काम आ सकता है। या तो मैं BC की जगह CD लिख सकता हूँ, या मैं CD की जगह BC लिख सकता हूँ और काम आसान हो सकता है। लेकिन इससे तो मुझे AC फिर भी नहीं निकलेगा। अगर मेरा BC निकल जाएगा
तो मुझे सिर्फ बी सी तो चाहिए, मुझे ए सी क्यों चाहिए? ए सी तो मेरे इसलिए चाहिए था ताकि मैं ए बी माइनस कर दूँ। जब डायरेक्ट बी सी आ रहा है तो निकाल लो ना, क्या दिक्कत है? तो किसकी वैल्यू चाहिए थी हमें तो इसकी हाइट चाहिए, यानी कि बी सी चाहिए। तो यहाँ पर अगर मैं सी डी लिख दूँ तो वो फालतू की बात है, तो मैं क्या करूँगा, बी सी ही लिख देता हूँ। वैसे सी डी लिख के भी हो सकता है, लेकिन क्या करेंगे, बी सी ही लिखेंगे। तो देखो इसको थोड़ा नीचे यहाँ पर ला रहा हूँ, रूट थ्री इज इक्वल टू 1.6 प्लस बी सी को बी सी रखा, और सी डी जो है क्योंकि मुझे पता है बी सी के इक्वल होता है, यहाँ पे बी सी रख लिया। क्लियर है? ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा रूट थ्री बी सी इज इक्वल टू 1.6 प्लस बी सी। किसकी वैल्यू चाहिए? बी सी की, तो इसको बी सी वाले को उधर भगाओ। तो रूट थ्री बी सी माइनस बी सी इज इक्वल टू 1.6। ध्यान से देखना, इसमें से बी सी कॉमन ले लो, रूट थ्री ब्रैकेट के अंदर माइनस वन बच जाएगा, दैट इज इक्वल टू 1.6। और बी सी की वैल्यू क्या बनेगी? देखो बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा, ध्यान से देखना, बी सी इज इक्वल टू 1.6 अपॉन में रूट थ्री माइनस वन। ये हो गई समस्या, क्या कि नीचे रूट नहीं आना चाहिए और यहाँ रूट आ गया बी सी की वैल्यू में, और ये फाइनल आंसर था। तो इसे सिंप्लीफाई करेंगे। तो ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन में बी सी इज इक्वल टू 1.6 अपॉन में रूट थ्री माइनस वन है। रैशनलाइज करेंगे तो इस टर्म को ध्यान से देखना, रूट थ्री प्लस वन और रूट थ्री प्लस वन, क्योंकि साइन चेंज हो जाता है ना जब दो टर्म होती है तो उसका साइन चेंज। तो बी सी इज इक्वल टू 1.6, यहाँ तो हो जाएगा रूट थ्री प्लस वन, ब्रैकेट में रखो कोई दिक्कत नहीं, ऊपर रूट है कोई दिक्कत। नीचे देखो, यह है ए माइनस बी और यह है ए प्लस बी, तो आइडेंटिटी लग जाती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो वही सीन यहीं पर है। तो देखो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ध्यान से देखना, बी सी इज इक्वल टू 1.6 ब्रैकेट के अंदर रूट थ्री प्लस वन, रूट तीन मतलब तीन हो जाएगा, क्योंकि रूट से स्क्वायर कट जाता, तीन हो जाएगा, वन का स्क्वायर वन ही होता है, यानी कि टू बच जाएगा। 1.6 अंडर रूट में थ्री प्लस वन, थ्री माइनस वन टू हो जाता है सॉरी इसके बाद 1.6 रूट थ्री प्लस वन अपॉन में टू है। देखो 1.6 और टू कट रहे हैं, तो इन्हें आप डायरेक्ट काट सकते हो। कुछ लोग तो डायरेक्ट अच्छे खासे कलाकार होते हैं, वो डायरेक्ट 0.8 लिख देते हैं। कुछ लोग को समझ नहीं आता है 0.8 कैसा है। अरे 2 को 1.6 से डिवाइड कर दिया, नहीं भी समझ में आ रहा, पॉइंट हटा के 0 लगा दो, 16/20 बन गया। 16/20 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8/10, और फिर 0 हटा के पॉइंट लगा दो, तो वापस से 0.8 बन गया। सो आंसर क्या हो जाएगा, 0.8 अंडर रूट में रूट थ्री अंडर रूट थ्री प्लस वन। तो देखो यहाँ वाला स्टेप थोड़ा सा अच्छा है, ये थोड़ी सी बेसिक मैथ्स है, बाकी सारी चीज़ तो जो चैप्टर में वो समझो, इस पर ध्यान दो ना, ये कैसे करा हमने, ठीक है ना। इस बार हमारे पास चीज़ें नहीं थी वैसे, तो हमने थोड़ी इक्वेशन बनाई और फिर चीज़ हमने वैसे करी है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं, और क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है समझते हैं। बोलता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो एंगल जो है एलिवेशन का कहाँ से, टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज़ 30 डिग्री। तो टावर के फुट से बिल्डिंग के टॉप, तो पहले बना लेते हैं, मान लेते हैं ये हमारा दोनों है। अब इसको पहले हम समझ लेते हैं कि बड़ी कौन सी होगी छोटी कौन सी होगी। तो पहले टावर भी है और बिल्डिंग भी है, ठीक है ना। तो कहाँ से, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप पे और टावर के फुट पे जो एंगल बनता है वो 30 डिग्री है। उसके बाद क्या कहता है, एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप से बिल्डिंग के बॉटम पे जो एंगल है वो है 60 डिग्री। अब आप एंगल देखो दोनों के सेम नहीं है, एक चीज़ आप समझ रहे हो, और एंगल सेम नहीं है इसका मतलब कोई ना कोई चीज़ तो बड़ी होंगी और कोई ना कोई चीज़ छोटी होगी, क्योंकि जब ही हम उसकी तरफ ज़्यादा देख रहे होंगे तो एंगल बड़ा होगा, जब इसकी तरफ कम देख रहे होंगे तो एंगल छोटा होगा। तो अब ये चीज़ भी आप समझ चुके होंगे कि कोई ना कोई इनमें से बड़ी है, कोई ना कोई छोटी है। अब सोचो, जो 60 डिग्री है, यानी कि एक ही पॉइंट से देख रहे हो तो ज़्यादा ऊपर देखना पड़ रहा है, तभी 60 डिग्री बन रहा है, यानी कि जिसका 60 डिग्री आप देख रहे हो ना वो बड़ी है, और जिसका 30 डिग्री देखो वो छोटी है। तो हमने सबसे पहले क्या करा था, 30 डिग्री देखा था कहाँ से, बिल्डिंग के टॉप पर, है ना। बिल्डिंग को देखा था हमने, बिल्डिंग के टॉप पर देखा था टावर से, तो हमारा एंगल 30 बना था, ठीक है। और एक से बना बिल्डिंग के बॉटम से, यहाँ 60 डिग्री बना, यानी कि जायज़ बात है टावर जो होगा वो बिल्डिंग से बड़ा है, तभी तो 60 डिग्री एंगल बन पा रहा है। ये चीज़ समझ में आ गई है, ठीक है ना। और अभी हम नाम दे देते हैं ए बी सी डी। अब आपको क्या बोलता है, बोलता है कि इफ़ द टावर इज़ 50 मीटर हाई, तो टावर जो है वो कितना है, 50 मीटर हाई, ठीक है। एंड फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, ये जो बिल्डिंग है इसकी हाइट निकालनी है आपको। अब एक चीज़ खुद समझो,
बहुत सिंपल सा है, ऐसे ही देख के पता चल रहा है। ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये है, ये नहीं है, इस ट्रायंगल में ये चाहिए। दोनों ट्रायंगलों में कॉमन क्या है? बेस। अगर दोनों ट्रायंगलों में बेस होता तो मैं इसकी कोई भी चीज़ निकाल सकता था। मुझे इसकी हाइट चाहिए, इसकी हाइट इस ट्रायंगल से निकलेगी, ट्रायंगल BCD से, और BCD के लिए या तो मुझे बेस पता होना चाहिए या फिर मुझे हाइपोटेनस पता होना चाहिए। दोनों में से कुछ भी नहीं है। क्या मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ जिससे बेस या हाइपोटेनस आ जाए? बिल्कुल, ट्रायंगल ABC में काम करके। ट्रायंगल ABC में काम करूँगा क्योंकि ये तो गिवन है, तो इससे ये निकल सकता है, और फिर ट्रायंगल BCD के लिए ये काम आ जाएगा हाइट निकालने के लिए। तो यही काम मुझे करना है। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल ABC में आपको काम करना है। वहाँ पे आपको क्या लिखना है? tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ट्रायंगल ABC है तो परपेंडिकुलर बोले तो AB, बेस बोले तो अगेन BC। tan एंगल कितना है इसका? 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री डायरेक्ट लिख लेता हूँ, √3 दैट इज इक्वल टू AB बोले तो 50, डायरेक्ट कर देते हैं। 50 अपॉन में BC तो निकालना है, तो BC की वैल्यू हो जाएगी 50 अपॉन में √3, क्योंकि क्रॉस हो जाएंगे दोनों एक दूसरे से, ये इधर ये इधर। BC की वैल्यू आ गई, यानी कि BC की वैल्यू कितनी आई? 50 √3। फाइनल आंसर नहीं है तो रूट में रहना, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या निकालना है? हमें तो CD निकालना है। तो CD कौन सा ट्रायंगल से निकलेगा? इन ट्रायंगल BCD में काम करके। सेम अगेन वही, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, दैट इज CD अपॉन में BC। tan थीटा यानी कि tan 30 डिग्री, और CD की वैल्यू क्या है? CD तो निकालनी है। BC की वैल्यू क्या है? BC की वैल्यू 50/√3 है, ध्यान से देखना, 50/√3, और tan 30 डिग्री वो भी 1/√3 है। अब यहाँ थोड़ी सी कैलकुलेशन समझ लेना, क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाती है। तो मैं CD है, यहाँ नीचे फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन है, तो मैं इसको भी फ्रैक्शन बना दूंगा, CD/1 कर दूंगा। और अब देखो बड़े आराम से कराऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। CD/1 अपॉन में 50/√3। उधर उधर अभी मत लेके जाओ, पहले यहीं का झंझट संभालो। अब ये भी फ्रैक्शन में, ये भी फ्रैक्शन में, तो ये नीचे वाली फ्रैक्शन जब ऊपर जाती है तो क्रॉस हो जाती है, यानी कि 1/√3 इज इक्वल टू CD/1। तो ये हो जाएगा √3 अपॉन में 50, ये हो गया। और इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई मैं कर दूंगा तो हो जाएगा CD √3 अपॉन में 50। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए? मुझे वैल्यू चाहिए CD की। ये उधर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो CD की वैल्यू, CD अकेला रह जाएगा ना, 50 नीचे है, ऊपर चला जाएगा। √3 पहले से ही यहाँ पर था, और एक √3 यहाँ ऊपर है, तो वो भी नीचे आ जाएगा इस तरीके से। तो CD की वैल्यू हो जाएगी 50, √3 और √3 3 हो जाएंगे। इसे आप इतना भी दिखा सकते हो, या फिर कुछ लोग इसे सॉल्व करके, कुछ लोग इसे पॉइंट में भी दिखा देते हैं, और कुछ लोग इसे इम्प्रॉपर में भी दिखा देते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो हमारे आंसर में इसे इम्प्रॉपर में कर रखा है, तो मैं इसे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट कर देता हूँ। 3 के टेबल में 1 नंबर पर 3 आता है, 5 में से 3 गया 2, ऊपर से आया 20, 3 6 18, 20 में से 18 गए 2। अब 3 के टेबल में 2 नहीं आता, तो इस नंबर को हम ऊपर ले जाएंगे, इसे हम साइड में ले जाएंगे, और इसे हम नीचे ले जाएंगे। अब देखो ध्यान से, नीचे वाला नंबर कहाँ गया? ऊपर, ऊपर लिख दिया। ऊपर वाला नंबर कहाँ गया? साइड में, साइड में लिख दिया। साइड वाला नंबर कहाँ गया? नीचे, नीचे लिख दिया। एंड दिस इज आवर आंसर, CD, द वैल्यू ऑफ CD, द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। क्लियर है? इसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है 2 poles of equal heights are standing opposite each other and either side of the road। तो एक रोड की एक साइड है, इस साइड पे 2 पोल्स जो है एक दूसरे के अपोजिट, बिल्कुल सेम इक्वल हाइट्स के ऐसे खड़े हैं, ठीक है ना। उसके बाद क्या बोलता है? दैट इज 80 मीटर वाइड, यानी कि ये दोनों का जो डिस्टेंस है वो 80 मीटर है, ठीक है। इसके बाद क्या बोलता है? बोलता है फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन दैम ऑन द रोड। अब देखो इन दोनों पॉइंट, ये दोनों पोल जो है उनके बीच में कोई एक पॉइंट है। अब वो मुझे नहीं पता कहाँ है, कहीं भी मान लेते हैं, बीच में भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, ठीक है ना। इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। तो फ्रॉम अ पॉइंट, तो देखो कहाँ से? उस पॉइंट से जो एंगल है एलिवेशन का टू द टॉप ऑफ द पोल्स आर 60 डिग्री एंड 30 डिग्री। तो अब देखो समझो, कैसे समझेंगे कि बीच में कहाँ है कहाँ नहीं है? तो बोलता है एक पॉइंट से जो दोनों टावर की तरफ टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन जा रहा है, वो एंगल ऑफ एलिवेशन एक 60 डिग्री बनाता है और एक 30 डिग्री। तो बाय चांस पता हो बीच में तो नहीं है, क्योंकि अगर बीच में होता तो दोनों तरफ सेम एंगल बनते।
इधर हो सकता है या इधर हो सकता है, आपकी मर्ज़ी है। मैं इधर बना लेता हूँ। तो इधर से इधर का एंगल और इधर से इधर का एंगल अब मैं खुद सोच के बनाऊंगा। देखो यहाँ से ज़्यादा ऊंचा देखना पड़ रहा है तो ये बड़ा एंगल है, ज़्यादा ओपन हुआ पड़ा है, दैट इज़ 60 डिग्री, और ये जो होगा ये 30 डिग्री होगा। नाम दे देता हूँ A B C D E, ठीक है। इसके बाद क्या बोलता है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल्स एंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द पोल्स। और सबसे पहले देखो, एक तो आपको हाइट बतानी, अच्छा हाइट जो ये होगी वही ये होगी, सेम है पोल्स की, और उस पॉइंट से डिस्टेंस बताने हैं पोल्स के, यानी कि इस पॉइंट से, सी पॉइंट से। तो हम इसको शुरू करते हैं। तो एक चीज़ ध्यान से सोचो, कुछ भी इसमें गिवन नहीं है, एक ये वाली साइड है। पिछली बार थोड़ा इस तरीके से क्वेश्चन था जो एक चीज़ कॉमन थी, इस बार कुछ कॉमन नहीं है। आपको निकालना क्या है, हाइट, ठीक है, और ये छोटे छोटे दो बेस। तो मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले अज्यूम क्या कर रहा हूँ, इस BC को मैं अज्यूम कर रहा हूँ x, इस वाली साइड को x अज्यूम कर रहा हूँ। अच्छा, इन पूरी जो है वो 80 मीटर है, उसका छोटा सा हिस्सा, जैसे मैं नॉर्मली आपसे बोलूँ कि टोटल रास्ता जो है 100 मीटर है, उसमें से इतना रास्ता 20 मीटर है, तो बचा हुआ कितना होगा, आप बोलोगे 80, यानी कि 100 में से 20 माइनस। तो एग्जैक्टली अगर मैं इस डिस्टेंस को x अज्यूम कर रहा हूँ तो ये डिस्टेंस जो है अपने आप ही क्या हो जाएगा, 80 माइनस x हो जाएगा। तो ये दो डिस्टेंस मुझे निकालने हैं, जिसको एक को मैंने x अज्यूम करा और एक 80 माइनस x अपने आप ही हो जाएगा। और ये मुझे साइडें निकालनी है, कुछ नहीं करना सबसे पहले इस ट्रायंगल में काम करो, इस ट्रायंगल में काम करो, क्योंकि और कुछ हम नहीं कर सकते। ट्रायंगलों में काम करो, कुछ ना कुछ x की वैल्यू निकलेगी, x की वैल्यू से कुछ ना कुछ होगा। चलो करते हैं। तो सबसे पहले दोनों ट्रायंगलों में काम करते हैं। इन ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, ठीक है ना। ABC में ये पार्ट चाहिए, ये पार्ट मुझे x गिवन है, सिर्फ x है ना, तो वही रखते हैं जो भी है। तो मुझे पता है एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर, नीचे बेस, यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस tan 60 डिग्री, दैट इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बोले तो AB, बेस बोले तो BC। AB बोले तो पोल है, AB ही रखता हूँ, और BC जो मैंने x अज्यूम करा है। तो tan 60 डिग्री क्या होता है, √3, यहाँ √3 डाल देता हूँ, AB अपॉन में x। तो AB की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3x मीटर। एक पार्ट से मुझे कुछ ये मिला, जो मिला कि AB जो है वो √3 टाइम्स x है। इसमें भी कुछ करता हूँ, क्या पता कुछ हो। मुझे इतना तो पता है कि यहाँ से अगर मैं D की वैल्यू निकालूंगा तो ये √3 जो भी होगा इस वाले के इक्वल होगा। मतलब करता हूँ, फिर समझाता हूँ। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल सेम ऐसे ही, कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं पता क्या करना है, पर मैं कुछ भी कर रहा हूँ। ट्रायंगल CDE, जिन ट्रायंगलों में आप काम कर सकते हो, जितना आपने सीखा है वो तो करो, कुछ ना कुछ तो मिलेगा। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें फिर वही tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, दैट इज इक्वल टू DE अपॉन में DC। tan 30 डिग्री दैट इज़ 1/√3, मैं डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ। DE को DE ही रखता हूँ, और CD या DC जो भी है उसे मैंने क्या मानना है, 80 माइनस x, जो हमने लिखा था, इसे ऊपर ले जाता हूँ, दैट इज़ 80 माइनस x अपॉन में √3, दैट इज़ इक्वल टू DE। अब ध्यान से सुनना, क्वेश्चन की मुझे एक डिटेल पता थी, वो क्या थी कि दोनों जो पोल्स हैं वो इक्वल हैं। क्या मैंने अभी दोनों पोल्स निकाले, हाँ। क्या मैं इन दोनों को इक्वल रख सकता हूँ, हाँ। अगर मैं इन दोनों को इक्वल रखूँगा तो कुछ ना कुछ इक्वेशन बनेगी, और यहाँ से अगर x की वैल्यू भी निकलती है, वापस मैं x की वैल्यू इसमें डालता हूँ तो पोल्स की भी वैल्यू भी निकल जाएगी। यानी कि मैं अभी तक जो भी चल रहा था सही चल रहा था। ये AB और DE तो एक दूसरे के इक्वल ही होते हैं, मुझे पता है। तो मैं कह सकता हूँ कि AB और DE तो दोनों पोल हैं, और दोनों की हाइट सेम थी, यानी कि फ्रॉम 1 and 2 √3x इक्वल हो सकता है 80 माइनस x अपॉन में √3 के, है ना। अब ध्यान से देखो, ये पूरी टर्म डिवाइड हो रही है, तो इक्वल के उस तरफ जाके हो जाएगा √3 इंटू x, और यहाँ पर 80 माइनस x ही रहेगा। √3 इंटू √3 3x हो जाएगा। 80 माइनस x इज इक्वल टू में ऐसे ही रहेगा, ये माइनस का x इक्वल के उस तरफ जाके 3x प्लस x हो जाएगा, इक्वल टू में 80 ही रहेगा। ये हो जाएगा 4x, दैट इज़ इक्वल टू 80। x की वैल्यू 80 अपॉन में 4 हो जाएगी, इट विल बी 20 मीटर। यानी कि x की वैल्यू मेरी क्या आ गई है, 20 मीटर। ध्यान से सुनना, ये 20 मीटर आ चुकी है x, यानी कि BC मेरा आ चुका है, वो कितना है, 20 मीटर। तो CD कितना होगा, 80 माइनस x, CD विल बी 60 मीटर।
ये डिस्टेंस निकल गए। इसके साथ साथ और क्या चाहिए थी, हाइट्स ऑफ द पोल। हाइट्स ऑफ द पोल ए बी जो है वो √3x के इक्वल है, यानी कि ए बी निकाल लूँ और डी निकाल लूँ, बात तो एक ही है। तो ए बी जो था वो √3x बोले तो 20, तो ए बी की वैल्यू क्या हो गई 20√3। ये लो हाइट्स भी निकल गई, सारी चीज़ कर गया। तो 2 स्टेप्स इक्वल रखे और उससे पूरा क्वेश्चन कैसे हुआ आपको समझ में आया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11th पर आ गए हैं और क्वेश्चन नंबर 11th की फिगर मुझे यहाँ दे रखी थी, तो मैंने वो फिगर बना लिया और अब हम इसे समझते हैं। तो बोलता है एक टीवी टावर है जो स्टैंड्स कर रहा है वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ अ कैनाल, ठीक है ना, फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट टू अ टावर, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री, ठीक है ना, ये एंगल दिया। फ्रॉम अनदर पॉइंट दैट इज 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से, on the line joining this point to the foot of the tower, the angle of elevation of the top of the tower is 30 डिग्री। दोनों एंगल आपको दिए, सारी चीज़ दी। फिर आपको क्या बोलता है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द विड्थ ऑफ द कैनाल। तो उस कैनाल की आपसे विड्थ मांग रहा है और आपसे मांग रहा है हाइट ऑफ द टावर, ठीक है ना। तो हाइट ऑफ द टावर और इस कैनाल की विड्थ और हाइट, ये 2 चीज़ें आपसे मांगी है। अब ये 2 चीज़ हम कैसे निकाल सकते हैं, समझना है। ट्राइंगल है, 2 ट्राइंगल है, ठीक है, ये गिवन है, ये और ये निकालने हैं। ध्यान से सुनो। सबसे पहले आपकी मर्ज़ी है, एक्स अज्यूम करे बिना एक्स अज्यूम करे भी कर सकते हो, कोई ज़रूरत नहीं है। देखो ये एंगल 30 डिग्री है, ये आपको नहीं पता और ये आपको भी निकालना है। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हिंट मुझे जिस ट्रायंगल में पता है मैं वो कर सकता हूँ। इस ट्रायंगल में अगर मैं बात करूँ ABC, ये भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, दोनों के बीच में सिर्फ एक इक्वेशन बनेगी। अगर मैं इस ABD ट्रायंगल में काम करूँ तो इतनी बड़ी बेस का सिर्फ इतना सा कुछ पता है, इतना नहीं पता और इसके भी नहीं पता, तो कुछ ना कुछ इक्वेशन बनेगी। तो जो दोनों ट्रायंगल दिए बनाओ, कुछ ना कुछ इक्वेशन बनेगी, देखते हैं। तो सबसे पहले मैं छोटे वाले या बड़े जिसमें करना है, मेरे को लगता है कि चलो पहले मैं बड़े वाले में अच्छा काम कर सकता हूँ तो कर लेता हूँ। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ABD में मैं सबसे पहले काम कर रहा हूँ और वही सेम बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है जो कि हो जाएगा AB अपॉन में BD। tan थीटा बोले तो tan 30 डिग्री। AB और ध्यान से सुनना, ये जो BD है इसे मैं कैसे लिख रहा हूँ BC प्लस CD। AB को मैं कैसे लिख रहा हूँ BC प्लस CD। क्यों? क्योंकि मुझे चाहिए ये और ये, तो मैं क्यों BD को निकालूं। BD को निकालने के बाद भी मुझे BC ही निकालना पड़ेगा और BD को एग्जैक्टली मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, लेकिन मुझे BD में से CD और BC करके लिखूँ तो एक CD की वैल्यू पता है, तो जो मैं लिख सकता हूँ कुछ ना कुछ तो मैं छोटा सा ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकता हूँ ना, तो वो करता हूँ 1/√3 AB अपॉन में BC प्लस 20। थोड़ा सा कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको उधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो हो जाएगा BC प्लस 20 इज इक्वल टू AB, या फिर यहीं पर रखो इसे, ये वैल्यू आ जाती है हमारी AB की, ये वैल्यू आ जाती है हमारी AB की। यहाँ से मैंने AB की कुछ वैल्यू निकाली, सेम इसी ट्रायंगल में काम करूँगा, AB की वैल्यू निकालूंगा, जो भी आएगी उस वैल्यू को इस AB की वैल्यू के इक्वल रखूँगा और शायद क्या पता सोल्व हो जाए। तो सेम वही कर रहा हूँ इन राइट एंगल ट्रायंगल, कौन सा वाला ABC, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, AB अपॉन में BC होता है, tan 60 डिग्री होता है √3, डायरेक्ट पुट कर रहा हूँ, और AB अपॉन में BC सेम रख रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा, बिल्कुल सेम रख रहा हूँ, ठीक है ना। तो इसको इधर ले जाता हूँ तो हो जाएगा BC√3 इज इक्वल टू AB, और यहाँ से भी AB की कुछ वैल्यू आई है, AB की वैल्यू ये भी है, AB की वैल्यू ये भी है, दोनों को एक दूसरे के इक्वल रखता हूँ, क्या पता सोल्व हो जाए। तो BC प्लस 20 अपॉन में √3 इज इक्वल टू BC√3। ध्यान से सुनना, ये √3 इधर जाएगा तो इधर BC प्लस 20 ही रहेगा, इधर जाएगा तो BC√3 मल्टीप्लाई √3 क्या हो जाएगा 3BC, क्योंकि √3 और √3 3 हो जाते हैं, और इधर BC प्लस 20 ही रहेगा, ये इधर चला जाएगा तो 20 इज इक्वल टू 3BC माइनस BC, 3BC में से 1BC क्या, कितने BC बचे 2BC, और 20 को 2 से डिवाइड करेंगे तो BC की वैल्यू आ जाएगी
10 मीटर। अब ध्यान से सुनो, BC की वैल्यू आ चुकी है, डाल देंगे 10 मीटर। BC और AC का कोई रिलेशन था AB का? हाँ यहाँ पर था, देखते हैं तब। सो AB इज इक्वल टू BC√3 था, यानी कि BC की वैल्यू कितनी आई अभी 10 और √3। सो AB की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 10√3 मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से हम जो है क्वेश्चन करेंगे। ठीक है जी, चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 को समझते हैं, और इसमें हमें जो है डायग्राम नहीं दे रखी तो बनाएंगे। बोलता है फ्रॉम द टॉप ऑफ अ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। तो कहाँ से? फ्रॉम द टॉप ऑफ 7 मीटर हाई बिल्डिंग। अब देखो यहाँ से एंगल ऑफ डिप्रेशन भी आने शुरू हो जाएंगे, तो उसे भी समझना। तो एक 7 मीटर हाई बिल्डिंग है, ठीक है, ये भी 7 मीटर हाई बिल्डिंग, और इसके टॉप से द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ अ केबल टावर, यानी कि अब देखो ये बिल्डिंग है तो ये ज़मीन होगी, तो इस ज़मीन से एक टावर भी होगा, और यहाँ पर हम टावर के बिल्कुल टॉप पे जो एंगल बना रहे हैं, यानी कि इसे थोड़ा सा एक बेस बना लेते हैं रफ, वो एंगल जो है एलिवेशन का एंगल 60 डिग्री है। ठीक है ना। उसके बाद क्या बोलता है? बोलता है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। तो उसी बिल्डिंग के टॉप से जो मैं डिप्रेशन का एंगल बना रहा हूँ उस टावर के, यानी कि यहाँ से जो डिप्रेशन, अब देखो डिप्रेशन का एंगल बनाना सीखना, यहाँ से जो एंगल ऑफ डिप्रेशन, यानी कि मैं जब नीचे देख रहे हैं वहीं पे, तो ये जो अब देखो यहाँ से आप देख रहे हो, यहाँ से आप देख रहे हो, तो एंगल ना ही यहाँ बनेगा ना ही यहाँ, बल्कि यहाँ बनेगा, क्योंकि जब आप मुंडी नीचे कर रहे हो, ऊपर कर रहे हो, तो बेस ये है, यहाँ से ऊपर करी इधर एंगल, जब बेस यहाँ है, यहाँ से नीचे करी तो एंगल ये बना ना, है कि नहीं? तो वही जो एंगल बना दैट इज़ 45 डिग्री। अब आपसे क्या बोलता है? बोलता है डिटरमाइन द हाइट ऑफ द टावर, यानी कि ये हाइट हमें जो टावर की है बतानी है। ठीक है ना। पहले तो आप कुछ चीज़ समझो। देखो हमें क्या निकालनी है? हाइट ऑफ द टावर। नाम दे देते हैं ABCDE, यानी कि आपको एक्चुअल में EC निकालना है, और EC को अगर हम देखें तो वो ED + CD करके निकल सकता है। ED कैसे निकलेगा भैया? ED कुछ इस तरीके से निकलेगा, इस ट्रायंगल से। और CD कैसे निकलेगा भैया? CD निकल सकता है तो या तो ये ट्रायंगल नज़र आ रहा है, या फिर और कौन सा ट्रायंगल है? और कोई ट्रायंगल है नहीं। लेकिन एक चीज़ अगर हम ध्यान से सोचें, क्योंकि छत से हम देख रहे हैं तो ये पैरेलल है, जितनी हाइट ये है उतनी ही तो CD की होगी, यानी कि ये CD तो 7 मीटर ही होगा, क्योंकि ये जितना है उतना ही तो होगा, और ये बस निकल जाए तो काम हमारा आसान हो जाए। लेकिन इस ट्रायंगल में अगर मैं देखूं, ट्रायंगल ADE में, तो इस ट्रायंगल में ये निकालने के लिए या तो हाइपोटेनस या बेस होना चाहिए, नहीं है। कैसे निकल सकता है बेस? अगर बेस और हाइपोटेनस निकल जाए तो ये भी निकल जाए। तो देखो ध्यान से सुनना, पहली चीज़ तो आप समझो, ये 45 डिग्री है, देखो ये और ये लगभग पैरेलल है, एक तरीके से देखा जाए तो पैरेलल और बिल्कुल सेम है। तो आप इसे कह सकते हो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये भी कितना होगा, मतलब ऑल्टरनेट एंगल से ये 45 डिग्री होगा, है, होगा कि नहीं होगा? और इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम काम करें, क्योंकि देखो बिल्डिंग है तो वो 90 डिग्री होगी, कोई बिल्डिंग ऐसे तो होती नहीं है, ऐसी तो होती नहीं, सीधी होती है बिल्कुल, ये भी 90 डिग्री ट्रायंगल होगा। इस ट्रायंगल से अगर मैं ये पता लगा लूँ, जो कि निकल सकता है इस ट्रायंगल में ये वैल्यू है, ये निकाल दूँ, तो ये भी वही होगा, और ये भी निकल जाएगा तो ये निकल जाएगा। तो देख रहे हो कितना एक दूसरे से इंटरलिंक्ड है सारे। तो समझो सबसे पहले हम कौन से ट्रायंगल में काम करेंगे? इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, इस वाले में, क्योंकि यहाँ से ये निकल जाएगा। तो मुझे पता है tan थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस होता है, और tan 45 डिग्री है। परपेंडिकुलर बोले तो AB जो कि 7 है, और बेस बोले तो BC जो कि निकालना है, तो 1 = 7 अपॉन में BC हो जाएगा। तो BC की वैल्यू भी क्या है? 7 मीटर आ जाएगी। और जो BC की वैल्यू है, क्योंकि BC जो है वो AD के बराबर है, तो AD भी कितना हो जाएगा? 7 मीटर हो जाएगा, यानी कि ये वैल्यू 7 मीटर आ गई, यानी कि ये तो एक तरीके से सारा स्क्वायर ही बन गया, है ना। अब ये अगर हम ट्रायंगल में काम करें, कौन से वाले? ट्रायंगल ADE में, तो बेस है, परपेंडिकुलर निकल सकता है। तो सेम वही tan थीटा = परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, बोले तो tan 60 डिग्री, परपेंडिकुलर बोले तो ED, बेस बोले तो AD अभी हमने निकाला, tan 60 डिग्री √3 होता है, ये AD अपॉन में 7 हो गया, उधर चला जाएगा तो 7 √3 ED की वैल्यू हो जाएगी।
यानी कि ईडी की वैल्यू 7√3 मीटर आ गई। और हमें क्या निकालना था, हाइट ऑफ द टावर, जो कि थी ईसी। वो कैसे निकलती, ईडी प्लस सीडी। ईडी भी है, सीडी भी है, तो हाइट ऑफ टावर इज़ ईसी, जो कैसे निकलेगी 7 मीटर प्लस 7√3 मीटर। दोनों में क्या कॉमन है, 7। अंदर क्या बचेगा, 1 प्लस √3 या √3 प्लस 1, जो आप बोलना चाहो। सो द हाइट ऑफ द टावर इज़ दिस। समझ में आया। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में कहता है, एज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द 75 मीटर हाई लाइट हाउस। तो एक 75 मीटर 75 मीटर हाई लाइट हाउस है, उसके टॉप से हम ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं भाई, फ्रॉम द सी लेवल। सी लेवल से अगर हम देखें तो जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है, देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन यानी कि यहाँ सब सी है, तो डिप्रेशन का एंगल मतलब नीचे जाता है। तो वो एंगल जो डिप्रेशन हम बना रहे हैं 2 शिप्स पे, और वो दोनों शिप्स जो है एग्जैक्टली एक दूसरे के पीछे है, सेम साइड पे, ठीक है ना। यानी कि मान लो एक शिप यहाँ है तो एक शिप यहाँ है, तो 2 शिप्स हैं एग्जैक्टली एक दूसरे के पीछे। तो दोनों शिप्स पे जो हम देख रहे हैं, तो एक पे एंगल बन रहा है 30 डिग्री और एक पे 45। तो पहले तो मैं 2 शिप्स बना लेता हूँ, फिर अपनी तरफ से सोच लूँगा क्या क्या एंगल बन सकते हैं। अच्छा देखो, यहाँ से ये बेस है, अब यहाँ से आप नीचे देख रहे हो, तो जितना धीरे धीरे ज़्यादा झुकते जाओगे उतना एंगल आपका क्या होता जाएगा भाई, बढ़ता जाएगा। तो जब पहले इतना झुके होगे तो सिर्फ 30 डिग्री एंगल, लेकिन जब ज़्यादा झुके होगे तो 45। लेकिन आप एक्चुअल में एंगल तो यहाँ बनाओगे, तो इसे हम यहाँ से रिलेट कैसे करें, अल्टरनेट से। तो देखो ये 45 है, ध्यान से देखना, पैरेलल लाइन में बहुत ध्यान से देखना। तो ये 45 है, तो इसे 45 बोलूँ या इसे, तो ध्यान से सुनो, कहाँ से कहाँ तक है, इस लाइन से लिंक्ड है, यानी कि ये 45 डिग्री होगा और ये लाइन है तो ये 30 डिग्री। कुछ लोग इसे गलत कर देते हैं, ये समझना, ये बढ़िया चीज़ है समझने वाली, ठीक है ना। चलो अभी क्या बोलता है, बोलता है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप्स। ये 2 शिप्स के बीच में क्या निकालना है, डिस्टेंस। नाम देते हैं ए बी सी डी। आपको क्या निकालना है, सी डी। कैसे निकल सकता है, अगर आप इस बड़े में से इस छोटे को माइनस कर दो, बी डी में से बी सी को माइनस कर दो, यानी कि उसके लिए इस ट्रायंगल में भी काम करना पड़ेगा और इस बड़े ट्रायंगल में भी। तो सबसे पहले इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी डी, बड़े वाले ट्रायंगल में, tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी कि 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बोले तो 75 है, डायरेक्ट लिख लेता हूँ, और बेस बोले तो बी डी है, और 30 डिग्री इज़ 1/√3, 75 अपॉन में बी डी को उधर भेजते हैं, इधर इसको इधर भेजते हैं, तो बी डी इज इक्वल टू 75√3 मीटर। अब कौन सी वैल्यू निकालेंगे, ट्रायंगल ए बी सी की। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी में tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन ए बेस, यानी कि 45 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बोले तो 75, बेस बोले तो निकालना है बी सी, और 45 होता है 1, यानी कि बी सी की वैल्यू क्या आ गई, 75 मीटर। अब आपको निकालना क्या है, हमें निकालना है सी डी। कैसे निकलेगा, बी डी में से बी सी माइनस करके। तो हमें निकालना है सी डी। सी डी कैसे निकलेगा, बी डी में से बी सी माइनस करके, यानी कि 75√3 में से 75 माइनस करके। क्या कॉमन है दोनों में, 75, अंडर रूट में क्या रहा 3 - 1 मीटर। ये हमारा आंसर आ गया, बिल्कुल सिंपल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 14, और क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है, अ 1.2 मीटर टॉल गर्ल स्पोर्ट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन एट अ हाइट ऑफ 88.2 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। तो देखो एक लड़की है, लड़की की हाइट थोड़ी सी बड़ी कर देते हैं, 1.2 मीटर बना लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ से इसने ऑब्जर्व करा, तो देखो जायज़ बात अपनी आंखों से देखेगी, पैरों से तो देखेगी नहीं, तो अपनी आंखों से देख रही है। तो आंखों से जब देखी है तो क्या हुआ है, हॉरिजॉन्टल लाइन मतलब एक जो है होते नहीं है वो गैस बलून जो होते हैं, तो वो एक देखो डायग्राम में भी मेरे ख्याल से आपको दे रखा है शायद, ये है ना। तो इस तरीके का बलून, तो यहाँ वो देख रही है। अब पढ़ते हूँ मैं एक बार फिर से। तो बोलता है, आ 12 मीटर टॉल गर्ल स्पॉट्स अ बलून मूविंग विद द विंड इन अ हॉरिजॉन्टल लाइन
एट अ हाइट ऑफ 88.2। अब देखो जो हाइट होगी 88.2 वो ग्राउंड लेवल से ही मेजर करी गई होगी, कि वो हाइट है जो 88.2 है। अब हुआ क्या कि ये ग्राउंड जो है, ग्राउंड से जो उसकी हाइट है बता दी। बोलता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल इन एन एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री। देखो जब शुरू से उसने देखा बिल्कुल एनी इंस्टेंट से, तो वो एंगल जो बना है, देखो आंखों से देखा तो 60 डिग्री, तो बेस हम ये मानते हुए चल रहे हैं। हुआ क्या इसके बाद, आफ्टर सम टाइम द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री। एंगल जो है वो कम हो गया, यानी कि थोड़ा कम हुआ होगा इस तरीके से, यानी कि क्या हुआ होगा, ये दूर चले गए होगा, तो एंगल जब भी तो कम होगा धीरे धीरे। तो क्या हुआ होगा, ये गुब्बारा दूर चला गया होगा, तो तब एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन गया, 30 डिग्री। ठीक है ना, तो वो 30 डिग्री बन गया, यानी कि अभी देखो हाइट तो बिल्कुल सेम ही रहने वाली है। फिर आपसे क्या बोलता है, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बलून ड्यूरिंग दिस इंटरवल, यानी कि ये इंटरवल, ये लैंड है और ये इसकी आंखों से ये ऑब्जर्व कर रही थी, और ये आपको बताना है ये वाला पार्ट। देखो ये वाला बड़ा ट्रायंगल 30 डिग्री, छोटा ट्रायंगल 60 डिग्री, सही है ना। और ये निकालना है, नाम दे देते हैं ABCDE। आपको क्या निकालना है, BD, क्योंकि जो ये है वही ये होगा, यानी कि BD निकाल दो काम हो जाएगा। यानी कि बड़े वाले, देखो इस बड़े वाले ट्रायंगल में इस बेस से ये छोटे वाले ट्रायंगल का बेस माइनस करने वाला खेल है। खेल तो यही है, लेकिन परपेंडिकुलर में लोग गलती कर देते हैं, क्योंकि परपेंडिकुलर लड़की की हाइट नहीं मेजर करेगा, यानी कि 88.2 में 1.2 घटा दो तो परपेंडिकुलर सिर्फ 87 मीटर रहेगा। यहाँ गलती करते हैं, बाकी सब सिंपल है जो हम करते आ रहे हैं। बड़े वाले ट्रायंगल के बेस में से छोटे वाले ट्रायंगल का बेस माइनस करना है, करते हैं। बड़े वाले ट्रायंगल में काम करते हैं, तो इन ट्रायंगल ADE tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, tan थीटा बोले तो tan 30 डिग्री, परपेंडिकुलर बोले तो DE, बेस बोले तो AD। tan 30 डिग्री बोले तो 1/√3 दैट इज इक्वल टू DE। DE बोले तो DE नहीं 87 हो जाएगा DE, क्योंकि यहाँ पर लोग गलती कर देते हैं। और AD तो भैया निकालने वाला खेल है, तो AD की वैल्यू क्या हो जाएगी, 87√3। कैसे, ये यहाँ चला जाएगा, ये यहाँ चला जाएगा। उसके बाद छोटे ट्रायंगल में काम करेंगे, दैट इज़ जो इंस्टेंट बिल्कुल शुरुआत में उसने देखा था, तो वो ट्रायंगल कौन सा होगा, इन ट्रायंगल ABC। सेम tan थीटा इज इक्वल टू, देखो मैं डिटेल्स नहीं डाल रहा, आप डालते रहना, पूरा बताते रहना। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर बोले तो BC, जो कि बिल्कुल एग्जैक्टली सेम वही माना जाएगा, है ना। बेस तो देखो सेम ही होंगे, और सॉरी परपेंडिकुलर मतलब जो हाइट होंगी वो तो सेम ही होगी, और बेस बोले तो AB। तो ये वाला एंगल है √3, क्योंकि tan 60 डिग्री √3 होता है। BC बोले तो 87 होगा, AB बोले तो जो कि निकालना है, तो AB की वैल्यू क्या हो जाएगी, 87 अपॉन में √3 मीटर। आपको क्या निकालना है, हमें निकालना है BD। BD कैसे निकलेगी, अगर हम बड़े वाले AD में से छोटा वाला AB माइनस कर दें, तो क्या हमें करना है, निकालना है हमें AD, मतलब सॉरी निकालना है हमें BD, यानी कि डिस्टेंस जो उसने उस इंटरवल में ट्रैवल करा। वो कैसे निकलेगा, अगर हम बड़े वाले पूरे डिस्टेंस शुरू से इंस्टेंट लास्ट पॉइंट तक अगर हम देखें, उसमें से अगर माइनस कर दें इंस्टेंट पॉइंट जो देखा था, डिस्टेंस जो था AB, तो हमारा आंसर आ सकता है। यानी कि 87√3 में से माइनस करना है 87/√3। कुछ नहीं, LCM लेंगे, √3 आएगा, 1 के टेबल में √3 नंबर पे आता है, √3 से देखो कुछ नहीं चल रहा, क्वेश्चन की कैलकुलेशन भी सेम आ रही है, बोरियत वाली, जो आप पहले दूसरे तीसरे क्वेश्चन में कर चुके। √3 से √3 मल्टीप्लाई होगा तो 3 बन जाएगा, और 87 3 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस √3 से √3 1, 187 से मल्टीप्लाई 87, 87 जब 3 से मल्टीप्लाई 3 7 जा 21, 3 8 जा 24 एंड 2 261, माइनस 87 अपॉन में √3। इसमें से ये जाएगा, 11 में से 7 जाएंगे 4, 5 में से 8 जाएंगे 7, और 174 अपॉन में √3। कुछ नहीं, रैशनलाइज कर दो, देखो कैलकुलेशन है सिंपल, ये हो जाएगा 174√3 अपॉन में 3, और ये कट जाएगा एक नंबर पे, और ये कट जाएगा काट लेते हैं ना, 3 5 जा 15, 2 बचा 8, 58। सो द आंसर इज़ 58√3 मीटर, जो डिस्टेंस ट्रैवल होता है। बिल्कुल सिंपल। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 15 पे, ये मस्त क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, फिर हमारा चैप्टर कंप्लीट। चलो जी इस क्वेश्चन को समझते हैं। बोलता है एक स्ट्रेट हाईवे है, लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। तो एक स्ट्रेट हाईवे है जो एक फुट ऑफ अ टावर को लीड करता है, ठीक है। फिर क्या बोलता है, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, एक आदमी देख रहे हैं यहाँ पे टॉप पे खड़ा है। फिर क्या बोलता है, द एंगल ऑफ उसके बाद अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एज एन एंगल ऑफ डिप्रेशन
ऑफ 30 डिग्री। तो देखो इसने एक कार देखी यहाँ से जो मूव कर रही है यहाँ पर, और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन जिसने बनाया इस बेस से, कि देखो कुछ लोग फिर भी गलती करते थे, यहाँ डायरेक्ट बना देते हैं, नहीं, ये जो एंगल ऑफ डिप्रेशन था ये 30 डिग्री शुरू में बनाया। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे कार जो है इस टावर के पास आ रही थी, बिल्कुल यूनिफॉर्म स्पीड में, बिल्कुल 6 सेकंड बाद, यहाँ से बिल्कुल 6 सेकंड बाद, टाइम यानी कि 6 सेकंड बाद बिल्कुल जब उसने देखा होगा तो कार पास आ गई होगी और वो एंगल बन गया होगा 60 डिग्री बोल रखा है, कितना बोल रखा है 60 डिग्री, ये लो जी, ठीक है ना। आपसे क्या बोलता है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। अब इसके बाद ये यहाँ से यहाँ पर पहुँच जाएगी, ये वाला टाइम आपसे मांग रहा है, यानी यहाँ टाइम डिस्टेंस स्पीड का खेल है। तो पहले आप जो मेरा कहना है वो समझो, ठीक है ना। सबसे पहली चीज़, यहाँ कोई डिस्टेंस कुछ नहीं दिया, सिर्फ एक टाइम का हिंट दिया, नाम बनाते हैं A B C D। बहुत बढ़िया है, मस्त है, आराम से समझना, ठीक है ना। निकालना क्या है आपको, ये वाला BC का टाइम, क्योंकि यूनिफॉर्म स्पीड है। एक चीज़ समझो, स्पीड दोनों की सेम रहेगी, ये टाइम का खेल है। पहले स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, इस पर गौर करते हैं। इसका अगर डिस्टेंस पता चल जाए तो टाइम पता है, डिस्टेंस पता चल जाएगा, स्पीड पता चल जाएगी। ध्यान से सुनना, इन दोनों अलग पार्ट को रिलेट करना। इसमें टाइम पता है, डिस्टेंस अगर पता चल जाए तो डिस्टेंस और टाइम से स्पीड पता चल जाएगी, और जो स्पीड यहाँ है वही सेम स्पीड यहाँ भी होगी, और उसकी स्पीड भी पता चल जाएगी, और यहाँ का भी अगर डिस्टेंस पता चल जाए तो डिस्टेंस और स्पीड से क्या निकल सकता है, टाइम, जो कि निकालना है। यानी कि ये खेल है बस पूरे क्वेश्चन का, यही जो मैं समझाना चाह रहा हूँ यही वही है। एक बार फिर समझते हैं, मस्त है। इतने से इतने का टाइम दे रखा है, इतने से इतने का टाइम निकालना है, स्पीड तो सेम है, जो स्पीड वही वो स्पीड वही, ये टाइम है, ये रहा टाइम। अगर डिस्टेंस पता चल जाए, टाइम पता है, स्पीड निकल जाएगी। स्पीड यहाँ की जो है वो वहीं की भी होगी, और यहाँ का भी अगर डिस्टेंस पता चल जाए तो डिस्टेंस और स्पीड से टाइम निकल जाएगा, जो कि निकालना है। तो चलो ना शुरू करो। क्या निकाल सकते हो आप ट्रिग्नोमेट्री से, जो अब तक करते आ रहे हो? हम सिर्फ डिस्टेंस निकाल सकते हो और कुछ नहीं निकाल सकते। तो सबसे पहले डिस्टेंस CD और BC निकालते हैं। पहले एंगल बनाओ, ये वाला यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 है, तो ये वाला 60 होगा और ये वाला 30 होगा। चलो, तो सबसे पहले ट्रायंगल AB, जो मन करे, छोटे वाले में कर रहा हूँ इस बार मैं काम, ABC में जो मेरा मन करेगा। इन ट्रायंगल ABC tan 60 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन में BC। कुछ पता भी नहीं है, बस इक्वेशन ही बनाऊंगा, देख लेना, कुछ नहीं करूँगा। √3 BC इज इक्वल टू AB। देखो डायरेक्ट ख़त्म भी कर दिया 2 मिनट में, है ना। यही बनेगा, आप कर चुके इतनी सारी प्रैक्टिस, यही बनना है। फिर दोबारा दूसरे ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABD, देख लो इसको फिर समझ लो अगर दिक्कत हो तो। tan 60 डिग्री था, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, AB अपॉन में BC, सिंपल। अब ये ट्रायंगल ABD में, ट्रायंगल जब ABD में काम करूँगा तो ध्यान से देखना कैसे लिख रहा हूँ। ट्रायंगल ABD है तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बोले तो AB, बेस बोले तो BD ही लिख रहा हूँ, अभी BD ही लिख रहा हूँ, कोई फ़ायदा नहीं है अभी करने का। और 1/√3 होता है, और AB अपॉन में BD, ठीक है ना। अभी क्या कर रहा हूँ, BD को थोड़ा सा एक्सपैंड कर रहा हूँ, ठीक है ना। BD को मैं कैसे लिख सकता हूँ, BC प्लस CD लिख देता हूँ। तो BC प्लस CD यहाँ लिख दिया, क्योंकि ये यहाँ डिवाइड होकर यहीं जाएगा, तो मैं इसे डायरेक्ट लिख दिया इस तरीके से। देखो AB की वैल्यू ये आ चुकी है, दोनों AB की वैल्यू एक AB की वैल्यू कर देंगे दोनों को एक दूसरे के साथ, कुछ ना कुछ तो क्या पता एक दूसरे से रिलेट हो। चलो रख के देख लेते हैं एक बार, दोनों एक दूसरे से रिलेट तो होंगे ही। चलो, क्योंकि AB इक्वल है तो BC √3 बराबर हो जाएगा BC प्लस CD √3 के। √3 यहाँ जाएगा तो √3 और √3 3 BC हो जाएंगे। थोड़ा सा सब चीज़ जल्दी करते जा रहा हूँ, थोड़ा समझ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। √3 और √3 3 BC, ये इधर आ जाएगा तो 3 BC माइनस BC इज इक्वल टू CD, यानी कि 2 BC इज इक्वल टू CD। बस और कुछ नहीं है ना। ये एक दूसरे के बीच में रिलेशन बनाया। अच्छा, CD की वैल्यू जो थी वो आ चुकी है क्या, 2 टाइम्स ऑफ BC। CD की वैल्यू भी निकल गई, और BC की वैल्यू अगर मैं बनाना चाहूँ तो BC की वैल्यू भी इसी के पर्सपेक्टिव में बन सकती है।
अगर मैं बनाना चाहूँ तो क्या बन जाएगी, बी सी इज इक्वल टू सी डी बाय 2। तो दोनों के डिस्टेंस लगभग बन चुके हैं, उससे कोई काम नहीं है। अभी इसका डिस्टेंस निकालते हैं। तो अगर मैं इसके डिस्टेंस की मैं बात करता हूँ तो देखो ध्यान से, थोड़ा सा मैं यही करना चाह रहा हूँ ताकि आगे चीज़ दिक्कत ना हो। इसमें क्या निकालना है मुझे, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बोले तो क्या, डिस्टेंस बोले तो सी डी, है ना। और सी डी की वैल्यू कुछ निकालिए क्या, अरे हाँ सी डी की वैल्यू 2BC निकालिए, चलो रख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं, निकालिए। तो 2BC अपॉन में टाइम बोले तो 6, यानी कि स्पीड इज इक्वल टू, ये 1 नंबर पे कट गया, ये 3 नंबर पे, सो स्पीड इज इक्वल टू BC बाय 3। एंड यही जो स्पीड है वही यही स्पीड होगी, यानी कि ये भी कितनी हो जाएगी, BC अपॉन में 3। अब ध्यान से सुनो, इसका डिस्टेंस पता है, हाँ पता है, कितना है इसका डिस्टेंस, BC के डिस्टेंस को आप BC भी रख सकते हो, क्यों रखना CD, BC के डिस्टेंस को BC बोलो, क्या दिक्कत है, क्योंकि ये भी BC में, ये भी BC में। अब ध्यान सुनो, ये स्पीड है, ये डिस्टेंस है, इसका टाइम निकल जाएगा, चलो निकालते हैं। क्या निकालना है, टाइम को इधर भेज दो, ठीक है। तो स्पीड कहाँ चली जाएगी, नीचे चली जाएगी। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस बोले तो BC, स्पीड बोले तो BC अपॉन में √3, है ना। अभी ध्यान से देखना, टाइम इज इक्वल टू BC, क्योंकि फ्रैक्शन के नीचे बड़ी फ्रैक्शन है तो BC बाय 1 लिख लेता हूँ, और नीचे वाली फ्रैक्शन को BC बाय 3 लिख लेता हूँ। अब इसको जब मैं ऊपर लेके जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाता है, यानी कि 3 ऊपर आ जाएगा और BC नीचे, BC से BC कट जाएगा और टाइम बच जाएगा 3, जो कि इसके पर्सपेक्टिव में भी सेकंड था, तो इसके पर्सपेक्टिव में भी क्या हो जाएगा, सेकंड। और ये पूरा खेल समझ लो एक बार फिर से, बढ़िया खेल है, मस्त खेल है, समझते हैं। पहली इक्वेशन बनाई AB की, दूसरी बनाई AB की बेसिक खेल, फिर AB और BC को रिलेट करा ताकि CD की वैल्यू BC के पर्सपेक्टिव में आ जाए, तो आ गई, डाल दिया। डालने के बाद स्पीड निकाली, जो स्पीड उसकी है वही स्पीड इसकी भी बनी। इसकी स्पीड और इसका डिस्टेंस तो BC ही माना था, BC ही रखा, और वहाँ से टाइम निकाल दिया। मस्त आराम से देखो, सोचो समझो, और हमारा चैप्टर कंप्लीट।